हेलो बचवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके। तो भाई इस सेशन में हम करवाने वाले हैं फटाफट से आईसीएआई स्टडी मैट के सारे एमसीक्यू और सारे के सारे केस स्टडीज, स्टडी मैट के सारे। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सारे क्वेश्चंस दिए गए, जैसे चैप्टर 1 है। तो मैंने थोड़ा से और तरीके से बनाकर अपने एक प्रॉपर फाइल में रख दिया है। ये फाइल भी मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया होगा। तो अगर हम बात करें, आप देखिए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। मैंने किस तरीके से किया, चैप्टर 1 एमसीक्यू देन केस स्टडीज, एमसीक्यू देन केस स्टडीज, ठीक है ना। तो चलिए अभी बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस इसी एक सेशन में हम करने वाले हैं। ग्रीन लिमिटेड को बनाया गया है 3 जैन को एज पर कंपनीज एक्ट 13। आप बताइए फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। सर अगर हम बनाते हैं 1 जैन या उसके बाद, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है अगले साल 31 मार्च को, मतलब फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2024। सही ऑप्शन क्या होगा, सी। आइए आगे बढ़ते हैं। रोमा अलोंग विथ हर 6 फ्रेंड्स, इन्होंने बनाई है रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड। कैसी कंपनी है भैया, ये तो मुझे लग रही है पब्लिक कंपनी। आपको लग रही है पब्लिक कंपनी? बिल्कुल पब्लिक कंपनी है। आप बताइए पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है। अप्रैल 24 में इन्होंने देखा कि टर्नओवर जो है 40 सीआर है। सर देखो, टर्नओवर और कैपिटल तो लिमिट के अंदर है, लेकिन पब्लिक कंपनी है ना सर। पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी मानते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। रोमा ट्रेडिंग कंपनी द स्मॉल कंपनी, कंसेप्ट स्मॉल कंपनी ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी है ओपीसी। भले स्मॉल कंपनी क्राइटेरिया पूरा कर रही है, ये पब्लिक कंपनी, इसीलिए इसको स्मॉल कंपनी वाले एडवांटेजेस बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अभिलाषा एंड अमृता ने बनाई है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है। एक फ्रेंड ने बताया कि ये कंपनी को आप स्मॉल कंपनी बना सकते हैं। सर सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, याद करिए। स्मॉल कंपनी एक्सेप्शन में क्लियर लिखा है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। कह रहा है पी&एल के हिसाब से टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल। पहली बात तो यार टर्नओवर वर्ड तो यूज ही नहीं होता, रिसीव एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर। खैर एनीवेज, सेक्शन 8 कंपनी ये टर्नओवर वाला क्राइटेरिया पूरा करेगी। ये बोलता है भैया आप इसे मान लेंगे। देखो सर ऐसा है, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक। 5% स्टेक, ये सब क्या बोल रहे हो? क्या लॉजिक है इन सब का? कोई कोई सिर पैर की बातें ही नहीं है। स्मॉल कंपनी का स्टेटस सेक्शन 8 कंपनी को नहीं मिल सकता। सही पकड़े हैं, ठीक है। अब चलते हैं भैया आगे। एसोसिएट कंपनी के केस में आप बताइए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से क्या मतलब है? इससे मतलब भैया 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। बेशक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं भैया केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी क्या बोलती है? केस स्टडी कहती है भैया एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी के अंदर बनाई गई है। पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़, टर्नओवर 60 करोड़। अगेन पब्लिक कंपनी, अगेन पब्लिक कंपनी। पहला क्वेश्चन, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बताइए, ठीक है। आप बताइए क्या एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी मानी जाएगी? माय बैड, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट लिखा था, प्राइवेट कंपनी। आप बताइए क्या इसे स्मॉल कंपनी मानेंगे? सर प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी तब मानते ना जब टर्नओवर होता 40 सीआर, मैक्सिमम 440 है ना। पेड अप कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़। अभी यहाँ पे टर्नओवर 40 करोड़ से एक्सीड करेगा, स्मॉल कंपनी मानेंगे नहीं। अगर टर्नओवर 30 करोड़ होगा तब। भैया पेड अप कैपिटल 2 करोड़ है, टर्नओवर 30 हुआ तो 4 और 40 की लिमिट के अंदर है, तब मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फ्लोरा फोना को बनाया गया पब्लिक कंपनी के तौर पे। इसमें 230 मेंबर्स हैं। एक बात बताइए, पब्लिक कंपनी मेंबर पे लिमिट है क्या? नहीं। पब्लिक कंपनी मेंबर तो अनलिमिटेड हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां अगर 230 मेंबर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करोगे, मान लो कल को कन्वर्ट करते हैं, तो क्या मेंबर कम करने की जरूरत पड़ेगी? प्राइवेट में तो 200 की लिमिट ही है ना सर। लेकिन प्राइवेट में याद रखिए डायरेक्टर और प्राइवेट में याद करिए एम्प्लॉयज काउंट नहीं करते, पास्ट और प्रेजेंट। और जॉइंट शेयर होल्डर को एक ही मेंबर मानते हैं। तो आइए निकालते हैं। डायरेक्टर काउंट होगा 200 में, काउंट होगा सर। एम्प्लॉय काउंट होगा, नहीं होगा सर। एक्स एम्प्लॉय काउंट होंगे जिनको शेयर्स दिए गए थे एम्प्लॉयमेंट के दौरान, नहीं सर। 5 कपल हस्बैंड वाइफ, मतलब कपल कपल 5 कपल है तो 10 काउंट नहीं होंगे, 5 ही काउंट होंगे। और ये पूरे काउंट हो जाएंगे। कितना नंबर आ गया? नंबर आ गया 145 और 5 150, 150 और 50 200, 200 का नंबर आ गया सर। 200 का नंबर है। आप बताइए क्या क्या नंबर ऑफ मेंबर कम करने की जरूरत है? नहीं भैया, प्राइवेट कंपनी के हिसाब से 200 ही तो मेंबर हुए, प्राइवेट में लिमिट भी 200 की है, ठीक है। चैप्टर 1 डन, डन एंड डस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में। इंट्रेंचमेंट इनहेज द प्रोटेक्शन, ठीक बात है। एक प्राइवेट कंपनी इंट्रेंचमेंट लाना चाहती है।
प्राइवेट कंपनी अगर इंट्रेंचमेंट लाना चाहती है ना दोस्त, तो 100% मेंबर से पूछना पड़ेगा, 100% मेंबर से। कह रहा है ऑर्डिनरी स्पेशल ऑल द मेंबर्स, ठीक। टुडे इट्स जुलाई 24। निरंजन चट्टोपाध्याय 24 साल का आदमी है, इंडिया आया है जनवरी मंथ ऑफ 2024, ठीक है सर। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ओपीसी बनाना चाहता है, लेकिन कंफर्म नहीं है भैया कि ओपीसी की क्या एलिजिबिलिटी है। आप बताइए। कह रहा है ओपीसी इंडियन सिटीजन ही बना सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, वो ओपीसी नहीं बना पाएगा क्योंकि पिछले साल वो रेसिडेंट नहीं था। सर लिखा हुआ है रेसिडेंट और अदरवाइज, तो अगर आप सिटीजन हो लेकिन नॉन रेसिडेंट भी हो तब भी आप ओपीसी बना सकते हैं। तो ये वाला तो वैलिड है, दूसरा वाला वैलिड नहीं है। ये वाला तो वैलिड है कि हाँ सिटीजन ही बनाएगा, लेकिन दूसरा वाला वैलिड नहीं है। कह रहा है दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड नहीं है। फर्स्ट इज इनवैलिड, सेकंड इज इनवैलिड, सेकंड इज इनवैलिड, फर्स्ट इज वैलिड, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, एप्लीकेशन दे रहे हो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, कौन सी कंपनी? एग्जिस्टिंग कंपनी, याद है। प्रपोज्ड कंपनी में 20 डेज के लिए नाम रिजर्व होता है और एग्जिस्टिंग कंपनी में 60 डेज के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी में, ठीक। मॉडर्न फर्नीचर को बनाया गया 30 जून को, डायरेक्टर ने फाइल किया 10A, ठीक। 10A याद है ना, 10A को लेकर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक। अब एक बात बताइए, रजिस्ट्रार, ठीक, के पास फाइलिंग कर रहे हो 18 को, कंपनी और ऑफिसर ने पेनाल्टी बियर करनी है, बिल्कुल बियर करनी है। एक बात बताइए, 30 जून को कंपनी बनी, ठीक। 10A आप जो है वो फाइल कर रहे हो 18 अप्रैल को। 10A को लेकर डिक्लेरेशन पता कब तक फाइल करना पड़ता है? 10A को लेकर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है 180 डेज के अंदर, वरना पेनाल्टी लगती है। कितनी पेनाल्टी लगती है? कंपनी और ऑफिसर, कंपनी के लिए फाइन है 50,000 फ्लैट, ठीक है। ऑफिसर के लिए फाइन है 1,000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 1 लाख, मैक्सिमम इज 1 लाख रुपीज, ठीक। अच्छा देखो, सिंपल भी निकाल सकते हैं वैसे, मैं आपको बताऊं कि 30 जून को आपने कंपनी बनाई, 180 डेज के अंदर आपको फाइल करना था। अगर 180 डेज आप निकालेंगे, ठीक है, टाइम अगर मैं बचाऊं, बड़ी सिंपल सी बात है, 27 दिसंबर लास्ट डेट है। 180 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है डिक्लेरेशन। और आपने फाइल कब किया? आपने फाइल किया 18 अप्रैल को। तो आपने 18 अप्रैल फाइल किया। अगर 18 अप्रैल को आपने फाइल किया है तो भैया 18 अप्रैल अगर फाइल किया है तो फिर कितने डेज का डिले किया आपने? आपने डिले किया है करीब करीब, मान के चलिए कि आपने डिले किया है यहाँ पे 4 दिन दिसंबर के, 31 डेज जैन के, लीप ईयर हो गया ना, नहीं आपका लीप ईयर नहीं, 28 डेज ये हो गए आपने, 31 डेज मार्च के हो गए, और 18 को तो फाइल कर ही दिया, 17 डेज अप्रैल के हो गए। तो कितने डेज हो गए ये? टोटल हो गए 35, 35, 43, 63, 64, 94, 94 और 11 डेज, मतलब 111 दिन का डिले है, डिफॉल्ट है। मल्टीप्लाई बाय 1,000 रुपीज करिए, 1,11,000 आ जाएगा। बट अपर कैप कितने की? अपर कैप 1 लाख की है। कितना फाइन लगेगा? पहले पूछ रहा है कंपनी के लिए, कंपनी के लिए 50,000, और ऑफिसर के लिए 1,11,000, 11 नहीं, 1 लाख अपर कैप है, तो 50 और 1 लाख, ये सही ऑप्शन है, ठीक है जी। आईटीसी लिमिटेड ने अपना नाम चेंज कर लिया टू आईटीसी लिमिटेड, अच्छा डॉट डॉट था। कंपनी और ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया ऑल्ट्रेशन फाइल करने में। अब आप बताओ सर, ऑल्ट्रेशन कैसे फाइल करते हैं? क्या लिखा हुआ है ये? कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। पहला, ऑल्ट्रेशन शेल बी मेड टू एवरी कॉपी ऑफ एमओए बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेक्शन 15 कहता है, याद है? सेक्शन 15 में क्लियरली लिखा है कि हर कॉपी में चेंज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल्ट्रेशन शेल मेड इन कॉपी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदरवाइज, और पेनाल्टी लगेगी 1,000 फॉर एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल इशूड विदाउट सच ऑल्ट्रेशन। सर 1,000 फॉर एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल। अब देखो यहाँ आर्टिकल तो लिखा है लेकिन एमओए नहीं लिखा ना सर, यहाँ आर्टिकल तो लिखा है लेकिन एमओए नहीं लिखा। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर बात करें आप, तो सही मतलब करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इनकरेक्ट ऑप्शन मेरी नजर में 3, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन सही है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपका ये 3 वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं फटाफट से आगे। बट आईसीएआई ने इस वाले में ये सही लिखा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को लगता है तीनों ही सही है, मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, जबकि सही मायने मेमोरेंडम में आर्टिकल आना चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो इनके हिसाब से आपका जो सही आंसर है वो होगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब।
चलते हैं भाई केस स्टडी में, फटाफट से बोलो। यादव डेयरी प्रोडक्ट आर्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टर चाहते हैं कि फॉरफीचर के जो प्रोविजंस हैं ये तभी चेंज हो पाए जब तक कि 90% मेजोरिटी ना हो। मतलब 90% मेजोरिटी नहीं होगी तो फॉरफीचर के प्रोविजन चेंज नहीं हो पाएंगे। सेक्शन 14 कहता है आर्टिकल चेंज होता है एसआर पास करके। एक डायरेक्टर कहता है ऐसा नहीं कर सकते आप बताइए ऐसा कर सकते हैं? सर कह रहा है कि 90% मेजोरिटी। सर बात कर रहा है इंट्रेंचमेंट क्लॉज की, याद है? इंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब है एसआर से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव मेजोरिटी चाहिए होगी। यहां पे यादव डेयरी कंपनी को इंट्रेंचमेंट क्लॉज लाना पड़ेगा आर्टिकल कमेंड करके। रीजन बीइंग अ प्राइवेट कंपनी है तो फिर यहां पे सारे मेंबर ही कंसेंट चाहिए और इंट्रेंचमेंट क्लॉज को ला सकते हैं, ठीक। अगला, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्लब बना रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए पायलट्स को क्लब बना रहे हैं। ये डिसाइड हुआ कि सेक्शन 8 के अंदर बनाएंगे 10 सालों के लिए, और उसके बाद क्लब को डिसॉल्व कर देंगे और सारा सरप्लस पैसा मेंबर अपने घर ले जाएंगे। कह रहा है ये तो यूजुअल प्रोसीजर है। आप बताइए प्रपोजल वैलिड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 8 कंपनी में अगर वाइंडिंग अप होता है तो सरप्लस पैसा मेंबर अपने घर नहीं ले जा सकते। या तो रिहेबिलिटेशन इंसॉल्वेंसी फंड में दोगे या फिर किसी और सेक्शन 8 कंपनी हैविंग हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। अपने घर पैसा नहीं ले जा पाओगे। ये प्रपोजल वैलिड नहीं है सर, दिस इज नॉट वैलिड। अल्फा स्कूल ने एजुकेशन देनी शुरू की। सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोल ऑब्जेक्टिव एजुकेशन देना वीकर सोसाइटी को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक बात है। 30 मार्च को ये पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये की जो स्कूल है ये वायलेट कर रहा है अपना क्लॉज। अब आप बताइए सीजी के पास क्या अधिकार है? अगर वायलेशन हो रहा है तो सीजी के पास क्या राइट्स होंगे? सर अगर वायलेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का तो सीजी के पास 3 राइट्स हैं। सीजी या तो सबसे पहले तो लाइसेंस कैंसिल कर देगी, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सबसे पहले बोलेगी कन्वर्जन करो इनटू प्राइवेट पब्लिक कंपनी, एमलगमेशन और वाइंडिंग अप। ये सारे अधिकार सीजी के पास है। जो भी ऑर्डर पास करेगी, ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगी। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को वायलेट किया है तो सीजी के पास राइट्स होंगे। अगला, एक्स वाई लिमिटेड का आरओ है मुंबई में। ये अपना आरओ शिफ्ट कर रहे हैं मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे पता है ना, डिफरेंट आरओसी सेम स्टेट। किसकी अप्रूवल लगेगी? फॉर्मेलिटीज क्या है? बीआर, एसआर, आरडी को एप्लीकेशन, आरडी आरडी की अप्रूवल, फिर वही फाइलिंग। 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन, और फाइलिंग नहीं करोगे 1000 रुपये पर डे का फाइन लगेगा, ठीक। आरडी की अप्रूवल लगती है, आरडी की। अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट लिमिटेड सीसीटीवी कैमरे बना रही है। 100 करोड़ रुपीज रेज किए थे, क्वेश्चन आया था पिछली बार यहां से, याद करिए। 100 करोड़ रुपीज रेज किए हैं सीसीटीवी बनाने के लिए। 10 करोड़ रुपीज यूटिलाइज कर लिए। अब पता चला कि यार एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है क्योंकि इस कैमरे तो चाइना से इंपोर्ट हो ही रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 100 करोड़ लाए थे सीसीटीवी बनाने के लिए, जो 10 करोड़ यूटिलाइज किया, बचा कितना? बचा 90 करोड़। कह रहे हैं 90 करोड़ से मोबाइल ऐप बनाएंगे। आप बताइए बना सकते हैं क्या? क्या कंपनीज एक्ट ये अलाउ करता है आपको? सर देखो, अगर अनयूटिलाइज्ड मनी को नए ऑब्जेक्ट की तरफ लगाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट रूट देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में, याद है? और चौथी बात, वेबसाइट के अंदर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है मेमोरेंडम का, ये कह रहा है रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड के कारण मैनेजमेंट कह रहा है फूड का बिजनेस करेंगे। आप बताइए ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज करिए। ऑब्जेक्ट चेंज करने में क्या है? एसआर पास करो। अगर ऑब्जेक्ट के कारण नाम भी चेंज कर रहे हो तो सीजी की अप्रूवल लो, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सारे काम करने हैं आपको, और सेक्शन 15 तो लगाई देना, ठीक। अब ये थ्योरेटिकल है, इसमें तो क्या ही बताऊं मैं आपको, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। मंगलू और फ्रेंड्स एक कंपनी बना रहे हैं प्राइवेट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है टैक्समैन। आपने टैक्समैन के नाम से ही कंपनी बना ली। एक बात बताओ, टैक्समैन एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, तो टैक्समैन का ट्रेडमार्क ओनर कितने साल के अंदर सीई के पास जाएगा? 3 इयर्स के अंदर। वो जा रहा है 5 इयर्स के बाद। 5 इयर्स के बाद पता चला वो एप्लीकेशन दे रहा है, बोला भैया नाम चेंज करवाओ, कंपनी ने जो नाम रखा है वो हमारे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है। क्या कंपनी को आप कंपेल कर सकते हैं? नहीं सर, ट्रेडमार्क ओनर एप्लीकेशन दे पाएगा सिर्फ 3 इयर्स के अंदर। 3 साल के बाद उसके राइट्स खत्म हो जाएंगे। किन सिचुएशन में सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकती है? 3 सिचुएशन में। अगर सब्सिडरी बनने से पहले शेयर होल्ड करते आ रहे थे, सब्सिडरी बनने के बाद भी होल्ड करते रहोगे, राइट। दूसरा, नॉमिनी के, ट्रस्टी के तौर पे। और तीसरा, डिसीज्ड एलआर के तौर पे, ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी।
श्री लक्ष्मी सब्सिडरी कंपनी है इन विच हनुमान पावर सप्लाई लिमिटेड होल्डिंग 60% शेयर होल्ड कर रही है। एक शेयर होल्डर जो है होल्डिंग का, इसने एक चैरिटेबल संस्था बनाई और अपने 10% शेयर्स ट्रस्ट को दे दिए और 50 करोड़ रुपए ट्रस्ट को दे दिए। उसने ट्रस्टी के तौर पे सब्सिडरी कंपनी को अपॉइंट किया। होल्डिंग के शेयर्स का ट्रस्टी आपने सब्सिडरी को बना दिया, सारी एसेट ट्रस्टी सब्सिडरी के नाम पे, एस के नाम पे। आप बताइए क्या सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकती है इस तरीके से? यस सर, एज अ ट्रस्टी यू कैन होल्ड द शेयर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सेक्शन 20 थ्योरेटिकल में नहीं घुस रहे अपन। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12, पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड लीडिंग इंफ्रा कंपनी है। एक डायरेक्टर है पराग, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है सर कई सालों से। सारे ऑल द पार्टीज हु एवर डील विद द कंपनी नो पराग वेरी वेल। कंपनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है रिनाउंड सॉफ्टवेयर कंपनी से। पराग कंस्ट्रक्शन करेगी इस साइट का विद लोकल कॉन्ट्रैक्टर फिरोज भाई। पराग ने पार्टनरशिप डीड साइन की फिरोज भाई के साथ, क्योंकि इंप्लाइड अथॉरिटी है। In a dispute, company denied to accept liability as a partner. Can the company deny its liability as a partner? एक बात ध्यान रखिए, पराग कंपनी के बिहाफ में साइन कर रहा है पार्टनरशिप डीड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, पहली बार क्वेश्चन दिखा है। सेक्शन 22 में एक बात लिखी है कि जब भी आप पार्टनरशिप, जब भी कोई भी डीड साइन करेंगे आप कंपनी के बिहाफ में, कंपनी आपको ऑथराइज करेगी इन राइटिंग डीड साइन करने के लिए। इन राइटिंग, या तो कॉमन सील के अंदर या फिर 2 डायरेक्टर्स, नहीं तो 1 डायरेक्टर प्लस सेक्रेटरी। तो साइन ऑथराइज करेगी कंपनी राइटिंग में, आपको राइटिंग में ऑथराइज करेगी, तभी आप कंपनी के बिहाफ पे डीड साइन कर सकते हैं। राइटिंग मतलब एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए, और यहां लिखा है कि पराग के पास इंप्लाइड अथॉरिटी। सर इंप्लाइड वाला पॉइंट यहां नहीं लगेगा, इंप्लाइड वाला पॉइंट यहां नहीं लगेगा, ध्यान रखिए, ठीक है ना। एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश। देखो इसका मैं एक बार आपको आंसर ही पढ़ाता हूँ, स्टडी मैट में क्या दिया हुआ है, एक बार देखना जरा। एक बार स्टडी मैट में देखना क्या दिया है इन्होंने, कुछ भी लिख सकते हैं। 22 रेफर किया इन्होंने। 22 में क्या लिखा है, डीड साइन कर सकते हैं, कॉमन सील लगानी पड़ेगी, या 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या 1 डायरेक्टर प्लस सेक्रेटरी। कह रहा है अथॉरिटी आप दे सकते हैं डीड को लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। इन द प्रेजेंट केस कंपनी हैज नॉट गिवन एनी रिटन अथॉरिटी नॉट ए फिक्स कॉमन सील, इसलिए पराग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट डीड्स। क्या क्वेश्चन आया, मजेदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर, मन हो गया प्रसन्न। ठीक है जी, अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। चलिए जी, तो अगला कहानी क्या बोलती है ये देखते हैं। कहता है मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड ने डॉक्यूमेंट इशू किया है सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, फॉर सेल डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान रहे 25 के अंदर। ठीक बात है, कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है, जहां तक बात है डीम्ड प्रोस्पेक्टस की। देखो कहता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस में आपको कौन कौन सी बातें बतानी है। पहला कह रहा है जितना अमाउंट रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बतानी पड़ती है डीम्ड प्रोस्पेक्टस में आपको। दूसरी बात, पर्सन मेकिंग द ऑफर वर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज प्रमोटर, से ये बात नहीं बतानी पड़ती, 2 ही बातें बतानी पड़ती, याद करिए। एक तो जितना पैसा मिल गया इतना मिलना बाकी, और टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एग्रीमेंट, ये दोनों पॉइंट सही हैं। तो करेक्ट पूछ रहा है ना, तो करेक्ट फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ये करेक्ट है, बी, ठीक। अगला सेक्शन 40 कहता है हर कंपनी को ना एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक बात है, ऑफर देने से पहले एप्लीकेशन फाइल करेंगे। आपने 3 एक्सचेंज के बाद एप्लीकेशन फाइल की है, ठीक है, और वहां पर परमिशन मिली है कपल, मतलब 2 में से 3 के पास अप्लाई किया, 2 में से ही अप्रूवल आई है। सर अगर जब 3 को अप्लाई किया, तीनों से अप्रूवल आनी जरूरी है, किसी एक ने भी मना कर दिया तो बात बनेगी नहीं। अब यहाँ पे एक ने मना कर दिया आपको, आप अलॉटमेंट कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आपने अलॉटमेंट किया तो पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी कितनी लगेगी सर? पेनाल्टी लगेगी, नो पेनाल्टी, पेनाल्टी ऑफ मदर कास्टिंग, पेनाल्टी कंपनी के ऊपर इतनी लगेगी, ठीक है सर, और ऑफिसर के ऊपर लगेगी ये। तो ये सही ऑप्शन है, 5 लाख 50 लाख 50,000 3 लाख, ठीक। अच्छा ये बताओ, RERL, पेनाल्टी सुन के तो वैसे बच्चों का दिमाग घूम जाता है कह रहे पेनाल्टी छोड़ो और क्वेश्चन पूछो। आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है, अब आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर रहे हैं। आप बताइए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सेकंड ऑफर से कितने पहले करेंगे? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करते हैं सेकंड ऑफर से पिछले 1 महीने के दौरान, पिछले 1 महीने के दौरान, ठीक। मॉडर्न फर्नीचर ने डिसाइड किया कैपिटल रेज करने के लिए, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं,
प्रोस्पेक्टस की कॉपी को साइन कौन करेगा? सेक्शन 26 से आया है ये क्वेश्चन। याद करिए, प्रोस्पेक्टस को साइन करता है डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर, डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर, एनी टू डायरेक्टर, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, मेजोरिटी डायरेक्टर, डायरेक्टर प्रपोज डायरेक्टर। ठीक, अब चलते हैं केस स्टडी में। थ्योरेटिकल में दिमाग नहीं लगाएंगे। अलॉटमेंट इरेगुलर कब होता है आपको पता है। अगर आप पब्लिक इशू की कोई भी कंडीशन तोड़ते हैं, जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन 2.5 या 5% से ऊपर चली गई, एप्लीकेशन मनी 5% से कम है, ठीक है, कोई भी कंडीशन या 26 आप कंडीशन तोड़ते हैं तो इरेगुलर मानते हैं। ठीक, शेल्फ प्रोस्पेक्टस अगेन थ्योरेटिकल है। सीधे चलते हैं केस स्टडी में, ये भी थ्योरेटिकल है। यूनिक बिल्डर 2.5% कमीशन देना चाहते हैं, जबकि आर्टिकल कह रहा है 2% अंडरराइटिंग कमीशन देने के लिए। कंपनी कह रही है हम ये अंडरराइटिंग कमीशन देंगे फ्लैट के फॉर्म में। देखो, अगर आर्टिकल 2% कह रहा है ना डिवेंचर में, तो आप 2% ही दे पाओगे। 2.5% और रेट इन द आर्टिकल विच एवर इज लोअर। अगर आर्टिकल 2 कह रहा है तो आप 2 ही दे पाओगे, 2.5 नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, फ्लैट के फॉर्म में अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हैं? सर, काइंड में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मनाही नहीं है। अगर आप बिल्डर हैं, आप फ्लैट के फॉर्म में देना चाहते हैं, दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पीक्यूआर बेकर्स फंड रेज करना चाहती है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आई, ऑफर लेटर 55 पर्सन के लिए, जिसमें से 4 क्यूआईबी हैं। 55 में से 4 क्यूआईबी है तो कितने बचे? ये बचे 51। याद है ना, क्यूआईबी काउंट नहीं करते। जब 200 के अपन काउंटिंग करेंगे तो क्यूआईबी और एम्प्लॉय दोनों को काउंट नहीं करते। कंप्लीशन होने से पहले ही आप एक और प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर ले आए। देखो, 200 की लिमिट ईच सिक्योरिटी के लिए। ये 55 किसके लिए है? 55 है भैया आपका इक्विटी शेयर्स के लिए, और 155 है डिवेंचर के लिए। तो नंबर में दिक्कत नहीं होगी, 200 की लिमिट ईच सिक्योरिटी है। लेकिन दिक्कत पता है कहां है? पिछला ऑफर खत्म होने से पहले आप नया ऑफर ले आए। याद करो, मैंने आपसे कहा था, पढ़ा भी है आपने, जब तक कि पुराना ऑफर कंप्लीट या विड्रॉ नहीं होता आप नया ऑफर नहीं ला सकते प्राइवेट प्लेसमेंट का। यहां सर नया ऑफर नहीं ला पाएंगे। क्या ये पॉसिबल है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लाना? नहीं। अच्छा, ये अगर आप कंप्लायंस कर रहे हो तो कैसे पब्लिक ऑफर मानेंगे? पब्लिक ऑफर तब मानते हैं जब आप 200 लोगों से ऊपर ऑफर देते हैं। यहां 200 की लिमिट ओवरराइड नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पहली बात तो ये 155 डिवेंचर को लेकर है और 50 इक्विटी शेयर्स को लेकर है, पब्लिक नहीं मानेंगे। ठीक है, आप बताइए, ऑफर डिवेंचर के लिए होता विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। देखो सर, ऐसा है, किसी के लिए भी दो, जब तक पुराना ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ नया ऑफर नहीं दे सकते, बात खत्म हो जाती है। ठीक, अगेन थ्योरेटिकल, कितना अमाउंट प्रोस्पेक्टस में बताया गया है, ठीक है, और एप्लीकेशन मनी थ्योरेटिकल पूछ रहा है, तो सर एप्लीकेशन मनी जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया वो आपके पास आनी चाहिए 30 डेज प्रोस्पेक्टस इशू करने के, नहीं तो फिर इशू क्लोज होने के 15 डेज के अंदर रिफंड करेंगे, नहीं कर पा रहे 12% इंटरेस्ट के साथ रिफंड करेंगे। थ्योरेटिकल। आर्टिकल कह रहा है अंडरराइटिंग कमीशन देंगे 4% के रेट से, बोर्ड कह रहा है हम तो 5 ही परसेंट देंगे। सर, जब आर्टिकल में 4 लिखा है ना, तो 5 शेयर के केस में 5 और रेट इन द आर्टिकल विच एवर इज लोअर। अगर 4% कह रहा है तो 4% ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े भैया। अब चलते हैं शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में। बहू ने नोटिस रिसीव किया महिष्मति, वाओ, देख के आया लिखता है महिष्मति। ठीक, बहुत बढ़िया। 2 मार्च 2024 को, बढ़िया है सर। बाली ने ट्रांसफर डीड सबमिट किए फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। अब एक बात बताइए, ट्रांसफरर डॉक्यूमेंट दे रहा है पार्टली पेड अप शेयर के लिए, तो कंपनी ट्रांसफरी को नोटिस देती है, ट्रांसफरी ऑब्जेक्शन रेज करता है, याद करिए 2 हफ्ते के अंदर, नो ऑब्जेक्शन डीम्ड अप्रूवल। कोई बात नहीं, पूरा पढ़ते हैं। मिस्टर बहू ट्रांसफरी है, ये ऑब्जेक्शन रेज कब तक करेगी बताइए? कब बताया गया इसको? बताया गया 2 मार्च को। 2 मार्च का मतलब है अगले 2 हफ्ते, मतलब 14 डेज, तो ये करेगी 16 मार्च तक। 16 मार्च तक इसके पास राइट ऑब्जेक्शन रेज करने का। ठीक है, सेक्शन 67 कहता है सर कि पब्लिक कंपनी कोई लोन वगैरह नहीं दे सकती अपने शेयर्स खरीदवाने के लिए, कि हम आपको लोन दे रहे हैं, हमारे शेयर्स खरीद लो। ठीक, अगर फिर भी ऐसा करती है तो सर पेनाल्टी लगेगी। कितनी पेनाल्टी लगेगी भाई? ठीक है, तो भैया पेनाल्टी पूछ रहा है यहाँ, पेनाल्टी कितनी है? पेनाल्टी मैंने आपसे कहा सिंपल पेनाल्टी 1 लाख से आपका फाइन लगेगा 25 लाख, और साथ में इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट 3 साल की। ठीक है, तो आइए ज़रा कहते हैं 1 लाख से 25 लाख, इम्प्रिजनमेंट तो लिखी नहीं है, 1 से 25 बच्चे कह रहे हैं, हमारा फिर दिमाग घूम रहा है।
और नहीं है, एंड है। 1 से 25 एंड इम्प्रिजनमेंट, ये ठीक है। कह रहा है पेनाल्टी वाले क्वेश्चन मत पढ़ाया करो बस। मॉडर्न फर्नीचर की रिक्वेस्ट है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए, डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट के लिए सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं 30 दिसंबर को। याद करिए, अनलिस्टेड कंपनी 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। विद इन 3 मंथ्स आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट जमा किए 30 दिसंबर को, डुप्लीकेट कब तक मिलेगा? 29 मार्च, 3 महीना, 3 मंथ्स के अंदर यू विल गेट डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ठीक। केस स्टडीज, वीआरएस कंपनी लिमिटेड के पास 45% शेयर है एसवी कंपनी के। बोर्ड जो है एसवी कंपनी का, ये शेयर कैपिटल रेज करना चाहता है, फर्दर इक्विटी शेयर्स इशू करके। बोर्ड ने बोला कि हम सबको सबको ऑफर देंगे, राइट ऑफर लिखा हुआ है ना कि हम सबको ऑफर देंगे टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सबको, लेकिन हम वीआरएस को ऑफर नहीं देंगे, नॉट टू ऑफर वीआरएस, क्योंकि वीआरएस के पास ऑलरेडी हमारे 45% शेयर्स हैं। हम राइट ऑफर सबको देंगे लेकिन वीआरएस को नहीं देंगे। तो कंपनी ने सही में सबको ऑफर दिया, टू ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट वीआरएस। आप बताइए कंपनी का डिसीजन वैलिड है क्या, ऑफ नॉट ऑफरिंग शेयर टू वीआरएस? सर बिल्कुल गलत है। सेक्शन 62 में क्लियर लिखा है, राइट ऑफर जब भी देंगे टू ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के प्रपोर्शन में देना पड़ेगा। साथ में केस लॉ भी मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, गैस मीटर कंपनी वाला, है ना। केस लॉ भी आप इसमें लगाइए और केस लॉ रिफर करके आप बताइए। इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में केस लॉ रिफर किया हुआ था कि भैया आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते शेयर होल्डर को, जब भी देंगे सबको ऑफर देंगे। अगला, कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करना चाहते हैं, सेक्शन 61 लगेगा सर। थ्योरेटिकल है सर, थ्योरेटिकल में मैं दिमाग अपने पर लगा नहीं रहा, ठीक है। रमेश एक रेसिडेंट है न्यू दिल्ली का, ट्रांसफर डीड भेजी एज अ ट्रांसफरी। उसका ब्रदर सुरेश ट्रांसफरर है, ठीक है, कंपनी के पास। उसको अभी तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले, 4 महीने निकल चुके हैं। आप बताइए कंपनी की कोई लायबिलिटी है क्या? देखो भैया, कंपनी 1 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देती है, याद है? 1 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देती है कंपनी आपको। अगर कंपनी ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं कर रही है तो याद करिए 58 के अंदर, सेक्शन 58 में आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। रीजन बीइंग कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो कब तक जाएंगे? अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिला होता तो 30 डेज के अंदर जाते हैं नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिलने के। अगर नहीं मिला तो जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट जमा किया उसके 60 डेज के अंदर जाएंगे एनसीएलटी के पास, अपील फाइल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, सिल्वर रोबोटिक्स अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर पा रही है 10 लाख के, एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। वो अगले 2 महीने में रिडीम होने हैं टर्म्स के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से, ठीक। कह रहे हैं इन्होंने इट डिड नॉट हाउएवर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब आप बताइए सर, आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं प्रेफरेंस को रिडीम करने का, ठीक है, अगले 2 महीने में। कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का ऑप्शन नहीं है ना, तो याद करिए कंपनी ऑप्शन दे सकती है एफआरपीएस इशू करने का, फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके लिए आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा जिनके पास 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, साथ में एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दोनों काम आप करिए और एनसीएलटी बोलेगा जो नहीं मान रहा है डिसेंटिंग शेयर होल्डर का पैसा तुरंत वापस करिए। आप कर सकते हो नए प्रेफरेंस शेयर इशू, और जैसे नए इशू करोगे पुराने अपने आप रिडीम हो जाएंगे। ट्रिशा डेटा सिक्योरिटी को बनाया गया 1 साल पहले, ठीक है, काफी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। एक क्लोज फ्रेंड है सीईओ का, वो कह रहा है स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक 2 साल पूरे नहीं हुए। सर 2 साल पूरे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज कंपनी बनाइए, कल स्वेट इक्विटी शेयर इशू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रेंड है सीईओ का वो गलत बोल रहा है, 2 साल वाली कोई भी कंडीशन नहीं है। आप बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कहां इस्तेमाल होगा? 5 जगह पे, बोनस शेयर इशू करने में, बायबैक करने में, डिस्काउंट एक्सपेंस कमीशन को राइट ऑफ करने में, प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, अगर प्रीमियम देते हो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और डिबेंचर, प्रीमियम पेपर ऑन रिडेम्पशन, तो वहां। ओलेफ लिमिटेड सब्सिडरी है पीक्यूआर की, लोन दे रही है 4 लाख रुपए का एचआर मैनेजर को। सर एचआर मैनेजर की सैलरी कितनी है? सैलरी 40,000, 6 मंथ्स की सैलरी के बराबर दे सकते हैं।
6 मंथ्स की सैलरी के बराबर 2.4 लाख होता है। आप दे कितना रहे हो? 4 लाख। गलत है सर। ऊपर से वो पार्टली पेड अप शेयर खरीद रहा है, वो भी गलत है सर। दो अनर्थ है इस क्वेश्चन में, अलाउड नहीं 67 के अंदर। शिल्पी डेवलपर लिमिटेड ने पैसे देना 10,000 रुपीज। जब डेट पेएबल हुई तो कंपनी ने कहा हम शेयर इशू कर देते हैं। आप बताइए क्या अलॉटमेंट वैलिड है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डेट रीपे करने का पैसा नहीं, अलॉटमेंट करिए। अलॉटमेंट करेंगे, फ्रेश अलॉटमेंट के लायक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगला ये बताओ, डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं आप अगर आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है? यस सर, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आपका उधार बनता है कंपनी की तरफ, मतलब कंपनी ने आपको पैसे देने हैं, आप कंपनी के क्रेडिटर नहीं बन सकते सर। उधार का कोई अमाउंट नहीं है, नहीं बन सकते। और गारंटी दिए तब भी नहीं बन सकते। ध्यान रखना, यहां नो लिखा है, नो। तो ऊपर वाले केस में बन सकते हैं, बाकी दोनों केस में नहीं बन सकते। नीलेश 1000 शेयर ट्रांसफर कर रहा है अपनी सिस्टर मुक्ता को। कंपनी ने ट्रांसफर रजिस्टर नहीं किया, ना ही नॉर भेजा। आप बताइए एग्री पार्टी के पास क्या राइट है? सर भाई, अगर नॉर नहीं भेजा तो आप जाइए बिल्कुल। कौन सी कंपनी? कंपनी का नाम लिखा है प्राइवेट कंपनी। भाई नॉर नहीं मिला तो डॉक्यूमेंट जमा करने के 60 डेज के अंदर जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। एक और, शंकर पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं ये सर, लाना चाह रहे हैं बोनस इशू, हर 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस का। हर 2 पे 1, 2.5 करोड़ की पेड अप कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ की। हर 2 पे 1 शेयर बोनस का मतलब 50 लाख के बोनस शेयर देने हैं आपको। 1 करोड़ हुई ना, 50 लाख के बोनस शेयर देने के लिए पैसा है आपके पास? अरे सर, 3 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे पाएंगे? यस, लेकिन कंडीशन भी पूछ रहा है। कंडीशन मतलब पूरा 63 लिखना पड़ेगा आपको, कंप्लीट, बोर्ड का रिकमेंडेशन ये सब। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कब देना पड़ेगा बायबैक के अंदर? याद करिए, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ता है SH9 में। कंपनी बोलती है हमने सारी इंक्वायरी कर ली है और हम इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं कंपनी अगले 1 साल में इंसॉल्वेंट नहीं होगी। ऐसा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा। साइन करेंगे 2 डायरेक्टर 1 शेल BMD, ठीक है ना? साइन करके आपको सबमिट करना पड़ेगा SH9 में। चलिए जी, ये हो गया शेयर एंड शेयर कैपिटल। अब चलते हैं भैया आगे, बिना कोई देरी किए फटाफट से डिपॉजिट की तरफ। बताइए, 20 लाख के आपके डिपॉजिट है, आपने सिक्योर किया है सिर्फ 15 लाख। सर 1 रुपए भी अनसिक्योर्ड है ना, तो डिपॉजिट अनसिक्योर्ड कहलाएगा। पार्शली वाला कंसेप्ट ही नहीं है। 1 रुपए भी अगर अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड ही कहलाएगा। मैक्सिमम टेन्योर कितना है डिपॉजिट का? 36 महीने। अच्छा, एक बात बताइए, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं करंट रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे हैं आरओ पे, सर रजिस्टर कब तक मेंटेन करेंगे? 8 ईयर्स। कंपनी पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करेगी ओवर ड्यू डिपॉजिट के केस में? अगर डिपॉजिट टाइमली रीपे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 18%। अच्छा, आप बताइए, कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट विच इज रीपेबल लेस देन 6 months। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 36 months। अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो याद करिए, उसके लिए 3 months तक अलाउड है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो नॉर्मली 6 months है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 3 months जा सकता है। तो 6, 36 और 3, 6, 36, 6, 3, 6, ये क्या हो गया? ये क्या है भाई? इसका सही आएगा 6, 36 और 3। ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं भाई ये तो। यहां 3 आना चाहिए कायदे से, तो सही है। ठीक, चलिए एनीवेज, अब बढ़ते हैं आगे। ये थियोरेटिकल है सारे के सारे, पढ़ा होगा ना आपने ये सब, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कौन सा पैसा डिपॉजिट नहीं है। एडवांस गुड्स एंड सर्विस 365 डेज, एडवांस ऑफ प्रॉपर्टी, फ्यूचर मेंटेनेंस सर्विस 5 साल, पब्लिकेशन के लिए अगर कोई एडवांस लेते हो, और सेक्टोरल रिक्रूटर्स कोई पैसा एडवांस लेते हो, ठीक है। एग्जेम्पशन क्या दिया प्राइवेट कंपनी को? 2 प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्टेड है, अनलिमिटेड डिपॉजिट ले सकती है। स्टार्टअप कंपनी शुरुआती 10 सालों में, और दूसरा लोन बोरोइंग वाला डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिपॉजिट ट्रस्ट चाहिए, ठीक है भाई। क्रेडिट रेटिंग याद है, एलिजिबल कंपनी को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। मुद्दे की बात आइए ये करते हैं केस स्टडी पे, ठीक। क्या पूछ रहा है आपसे? समित एक डायरेक्टर है जार टेक्नोलॉजीज का, ठीक है सर, स्टार्टअप कंपनी है। अपने क्लोज फ्रेंड से बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्लोज फ्रेंड से? कि कंपनी को 30 लाख रुपए दे दे एक ही बार में।
कन्वर्टेबल नोट रीपेबल विद इन 6 ईयर्स, ये डिपॉजिट है या नहीं। स्टार्टअप कंपनी, कोई एक व्यक्ति रितेश एक बार में मिनिमम 25 लाख रुपए देगा, जो कन्वर्टेबल है विद इन 10 ईयर्स, डिपॉजिट नहीं है सर। विद इन 10 ईयर्स है ना, रीपेबल। अगर ये 6 साल के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज नॉट अ डिपॉजिट, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। याद है ना, सिंगल, ठीक है। पोल स्टार ने लोन लिया 30 लाख का डायरेक्टर से। सर देखो, डायरेक्टर अगर डिक्लेरेशन दे रहा है ना आपको कि वो पैसा उसने और कहीं और से लोन या डिपॉजिट के तौर पे नहीं उठाया, तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, डिक्लेरेशन देगा आपको रिटर्न। सिटी बेकर्स 50 करोड़ का डिपॉजिट रीपे नहीं कर पाई और इंटरेस्ट भी रीपे नहीं कर पाई। आप बताइए पेनाल्टी क्या लगेगी? पेनाल्टी लगेगी सर 76 ए की, 76 ए की पेनाल्टी। पता कितनी है पेनाल्टी? है सर 2 करोड़ तक की, 25 लाख से 2 करोड़, एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स। श्रीनगर रेडीमेड गारमेंट डिपॉजिट लेना चाहती है 50 लाख का, लेस देन 6 मंथ्स। क्या पॉसिबिलिटी है? सर लेस देन 6 मंथ्स जा सकते हैं, अप टू 3 मंथ्स तक, अप टू 3 मंथ्स तक आप जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन बताया क्या है कि वो डिपॉजिट 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। पेड अप कैपिटल फ्री ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। डिमांड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डिपॉजिट ले सकती है। देखो सर ऐसा है, एनबीएफसी, आपका बैंकिंग कंपनी, ये सब डिपॉजिट लेंगे, लेकिन इनके ऊपर सेक्शन 73 नहीं लगता, ये दे आर एग्जेम्प्टेड। ठीक, अगला देखिए, एबीसी लिमिटेड नेटवर्थ 120 सीआर की है, डिपॉजिट लेना चाहती है मेंबर से। डायरेक्टर आपसे कह रहा है स्पेशल केयर। अरे यार सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या ही दिमाग लगाएं। अच्छा, एलिजिबल कंपनी मानेंगे 100-500, टर्नओवर 500 करोड़, आपका 120 सीआर। ठीक, डिफाइन द टर्म डिपॉजिट। आप बताइए नीचे दिए गए चीजें डिपॉजिट है या नहीं। पहला, ऋषि कॉन्फेक्शनरीज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर दे रही है, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज, मतलब अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल, डिपॉजिट नहीं है सर, अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल। एनुअल सैलरी 1.5 लाख है, 2 लाख रुपीज ले रहे हो एम्प्लॉय से, सर 2 लाख ले रहे हो तो डिपॉजिट है। एनुअल सैलरी तक डिपॉजिट नहीं है, उसके ऊपर का डिपॉजिट है। डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसे ले रही है प्राइवेट कंपनी, उसने डिक्लेरेशन दिया, डिपॉजिट नहीं है। सर अगर डिक्लेरेशन दे रहा है डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, तो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। ट्रू और फॉल्स? प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी में 50 लाख है, 50 लाख का डिपॉजिट ले सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। प्राइवेट कंपनी में 100% की लिमिट है, ट्रू है ये। गवर्नमेंट कंपनी कह रहा है 25% से ऊपर नहीं ले पाएगी, सर इनकरेक्ट है, फॉल्स है। गवर्नमेंट कंपनी में 35% की लिमिट है। ठीक, प्रयास इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की है, टर्म लोन 10 लाख का लिया है, 10 लाख का इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए। एक डायरेक्टर को ऐसा लगता है ये डिपॉजिट है। सर एक बात ध्यान रखिए, अगर बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंकिंग कंपनी से लिया हुआ, स्केड्यूल्ड बैंक से लिया हुआ कोई भी लोन डिपॉजिट नहीं है, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। पब्लिशिंग कंपनी अपना डीआरआर इस्तेमाल करना चाहती है क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए, नहीं कर सकती सर। डीआरआर सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होगा, डिपॉजिट रीपे करने में, और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, और कहीं नहीं। संजीव शेयर होल्डर है प्राइवेट कंपनी का, उसकी वाइफ है स्नेहा, और 3 बेटे हैं आयुष, प्रणव और हिमांशु, ये शेयर होल्डर है कंपनी में। आप बताइए, संजीव डिपॉजिट लेना चाहता है 36 महीने के लिए ज्वाइंटली विद हिज वाइफ एंड 3 सन्स। 36 महीने तो अलाउड है, लेकिन याद करिए ज्वाइंटली सिर्फ 3 लोग ही हो सकते हैं। अब यहां संजीव एक हो गया, वाइफ एक हो गई और 3 बच्चे, तो ये हो गया सर 5। ये कैसे होगा सर? नॉट पॉसिबल। क्या ये आगे बढ़ सकता है? 5 लोगों के नाम पे ले सकता है सर, सिर्फ 3 अलाउड है याद करिए, सिर्फ 3। शुभ्रा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड डिजायरस है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में, ठीक है, अमाउंटिंग टू 200%। 200%। कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी भाई? देखो, प्राइवेट कंपनी में 100% की लिमिट है, लेकिन मैं आपसे कह रहा 2 एक्सेप्शन है। स्टार्टअप कंपनी शुरुआत हुई 10 सालों में, और दूसरा वो लोन बोरिंग वाला पॉइंट, ठीक है ना। दोनों में से किसी भी हेड के अंदर फॉल करेंगे तो 200% भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% वाली कंडीशन नहीं लगती, एग्जेम्पशन मिलता है प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका डिपॉजिट का चैप्टर खत्म। अब चलते हैं चार्जेस में। बताइए, एक पर्सन चार्ज प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है जिसपे चार्ज रजिस्टर्ड है, आप बताओ उसे चार्ज के बारे में कब से पता होगा? सर सेक्शन 80, जिस दिन चार्ज का रजिस्ट्रेशन होगा ना, उस दिन उसे चार्ज के बारे में पता लग जाएगा। चार्ज के बारे में, द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। चार्ज क्रिएट हुआ ऑफिस प्रेमाइस पे, टर्म लोन 1 करोड़ का है, ठीक, थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज कब बना? 16 फेब को, 16 फेब को। गलती से
कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं करा पाई विद इन द फर्स्ट पीरियड 30 डेज। ठीक, आप बताइए लेटेस्ट डे विद इन विच कंपनी मस्ट रजिस्टर चार्ज विद आरओसी सो टू अवॉइड पेइंग एड वैल्यूरम फीस। सर एड वैल्यूरम तो फिर तीसरी बार में आती है ना, पहली बार में अगर 30 दिन के अंदर नहीं करा पाए तो और 30 दिन के लिए एडिशनल फीस देनी पड़ेगी एडिशनल। तो आपकी चार्ज क्रिएशन कब हुआ, ये हुआ 16 फेब को। 16 फेब से पहले 30 दिन कब आएंगे, लीप ईयर नहीं है ना ये, ठीक है पहले 30 दिन, ये 12 दिन फेब के हो गए और 18 दिन हो गए आपके मार्च के, तो ये आ गया 18th ऑफ मार्च। इस तक तो फेल कर गए थे ना आप, पहला पीरियड तो फेल कर गए, तो और 30 दिन कब तक मिलेंगे, और 30 दिन मिलेंगे, 13 दिन मार्च के हो गए और 17 दिन अप्रैल के हो गए। 17th अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अवॉइड एड वैल्यूरम फीस। ठीक है भाई, अगला इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज कब तक प्रिजर्व करेंगे, 8 ईयर्स। ठीक, जो इंटरेस्ट और लीन क्रिएट होगा प्रॉपर्टी एसेट पे उसे क्या बोलते हैं, चार्ज की डेफिनेशन है भाई ये, इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड। कौन इंस्पेक्शन नहीं कर सकता रजिस्टर ऑफ चार्जेस का ड्यूरिंग बिजनेस आवर विदाउट पेइंग एनी फीस। देखो भैया ऐसा है, मैं बताऊं सिंपल सी बात आपको, मेंबर क्रेडिटर चेक कर सकते हैं बिना फीस के, कोई दिक्कत नहीं है, अदर देन मेंबर क्रेडिटर नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसमें मैं केस स्टडी कराऊंगा, ये शुरू के 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं थियोरेटिकल है। रेनुका सोप्स एंड डिटर्जेंट 2 मई को रियलाइज हुआ कि चार्ज क्रिएट हुआ था 10th मार्च को, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप बताओ कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब भैया एक बात बताओ फटाफट से, 10th मार्च के पहले 30 दिन कब आए, 10th मार्च के पहले 30 दिन आ गए, 21 डेज मार्च के बच गए 9th अप्रैल, यहां तक 9th अप्रैल, फिर और 30 दिन कब मिलेंगे, 21 दिन अप्रैल के और 9 दिन मई के, 9th में, और तब भी नहीं करा पाए, यहां तो एडिशनल फीस देनी पड़ेगी 9th मई तक, और इसके बाद 60 डेज मिलेंगे एड वैल्यूरम फीस देके, याद है ना एड वैल्यूरम। तो बताओ 2 मई को रियलाइज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एडिशनल फीस दो, 9th मई तक की डेट मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन अगर एक बात बताइए 7 जून को रियलाइज हुआ होता तब क्या होता, बेटा 7 जून को रियलाइज होता ना तो फिर 9th मई की डेट तो निकल गई, फिर आपको एड वैल्यूरम फीस देनी पड़ती, एड वैल्यूरम। ठीक, ठीक है सर। अंतरिक्ष ने एक प्रॉपर्टी खरीदी दिल्ली में, जो प्रॉपर्टी एक कंपनी की है, कंपनी का नाम क्या है, एनआरटी लिमिटेड। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अंतरिक्ष को पता चला कि टाइटल डीड फ्री नहीं है, और कंपनी ने एक्सप्रेस किया कि हम टाइटल डीड ट्रांसफर नहीं करा पाए आपके नाम पे, और चार्ज क्रिएट था वहां पे। अब आप बताओ, कंपनी कह रही है भैया चार्ज रजिस्टर है, आपको पता लगाना चाहिए था। अंतरिक्ष कह रहा है आपने एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, कि कंपनी ने फ्रॉड किया अंतरिक्ष के साथ, बिल्कुल भी नहीं सर। सेक्शन 80 लगेगा। जिस दिन अंतरिक्ष प्रॉपर्टी खरीदेगा वो ये नहीं कह सकता मुझे चार्ज के बारे में नहीं पता है। सेक्शन 80 क्या बोलता है, जिस दिन चार्ज क्रिएट होगा हम ये मान लेंगे हर व्यक्ति को उस चार्ज के बारे में पता है, और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है कंपनी से उसे भी चार्ज का नॉलेज होगा। ठीक, अगेन केस स्टडी, एबीसी लिमिटेड चार्ज क्रिएट कर रहा है इन द फेवर ऑफ ओके बैंक, बाद में बैंक ने फैसिलिटी बढ़ा दी। सर एक बात बताइए, अगर फैसिलिटी बढ़ाएगा तो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन में सेक्शन 79 क्या बोलता है, जैसे क्रिएशन को रजिस्टर कराते हैं आप 30, 30, 60 जो टाइम पीरियड 77 में दिया हुआ है, सेम प्रोसीजर 77 वाला यहां भी लगेगा। तो आप बताइए सर कंपनी क्या करेगी, लेकिन आप तो करा नहीं पाए। अगर आप नहीं करा पाए गलती से 77 के अंदर, तो फाइनली फिर 87 लगा सकते हो। अगर आपको याद आ रहा हो 87 में सीजी के पास जाते हैं, अगर आप कोई भी डिले कर देते हैं ड्यू टू इनएडवर्टेंस, तो सीजी के पास जाइए, सीजी आपको टाइम पीरियड देगी, बस आपको साबित करना पड़ेगा डिफॉल्ट एक्सीडेंटल है, और सीजी के पास एप्लीकेशन देंगे CHG 8 में, क्योंकि यहां तो नहीं करवा पाए ना आप रजिस्टर। ठीक, रंजीत ने एक प्रॉपर्टी खरीदी PQR से, PQR ने वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की थी बैंक के पास, पूरा लोन वोन सब रीपे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ना तो कंपनी ने ना ही बैंक ने बताया सेटिस्फेक्शन के बारे में रजिस्ट्रार को। क्या रंजीत बता सकता है? सर अगर कंपनी बताती है तो कंपनी बताती है सेक्शन 82 में, अगर कंपनी नहीं बता पाई तो रंजीत बताएगा 83 के अंदर। 83 में बोलेगा सर कंपनी नहीं बता पाई, मैं आपके पास फाइलिंग कर रहा हूँ, प्लीज चार्ज को रजिस्टर कर लीजिए आप, सेटिस्फेक्शन को। तो 83 में बताओ, CHG 4 फॉर्म फाइल करके कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगी, आपको CHG 5 में सर्टिफिकेट देगी, कहानी खत्म। ठीक है भैया, ये हो गया आपका चार्जेस तक डन। चलिए जी अब चलते हैं M&A के अंदर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में
एजीएम हो रही है 31 अगस्त को, चेयरमैन जो है आफ्टर 2 डेज अब्रॉड चला गया 31 डेज के लिए। अनअवेलेबिलिटी ऑफ चेयरमैन के कारण आप बताइए जो एजीएम की रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट आप साइन करेंगे दो डायरेक्टर ने साइन किया और वन वो एडिशनल डायरेक्टर। देखो जी ऐसा है, ये बात कर रहा है 121 की। देखो ऐसा है, बड़ी सिंपल सी बात है सर, साइनिंग कौन करेगा? या तो साइन करता है चेयरमैन, अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पाया तो साइन करेंगे दो डायरेक्टर, वन शेल बी एमडी एंड कंपनी सेक्रेटरी। अब यहाँ चेयरमैन साइन नहीं कर पाया तो साइन कौन कर रहा है? साइन कर रहे हैं दो डायरेक्टर, वन शेल बी एडिशनल डायरेक्टर। सर गलत है ना, दो में से एक एमडी होना चाहिए। तो कह रहा है साइनिंग वैलिड है, कह रहा है साइनिंग वैलिड नहीं, क्योंकि चेयरमैन ही ऑथराइज्ड है। नहीं सर, चेयरमैन के अलावा डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं, साइनिंग वैलिड है। साइनिंग ऑर्डर में नहीं, चेयरमैन साइन नहीं कर पाया तो साइन करेंगे दो डायरेक्टर, वन ऑफ हुम शैल बी एमडी इफ देयर इज वन एंड कंपनी सेक्रेटरी। सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए एजीएम बुलाने के लिए 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है, शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं क्या? सर बिल्कुल दे सकते हैं शॉर्टर नोटिस, 95% मेंबर का एग्री करना जरूरी है। ठीक, कौन सी कंपनी रिक्वायर्ड नहीं है ई वोटिंग कराने के लिए? मैं सिंपल बताऊं, ई वोटिंग लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, और यहां 1000 मेंबर है। जहां लिस्टेड नहीं कंपनी वहां ई वोटिंग नहीं करवानी, अनलिस्टेड कंपनी में। ये क्वेश्चन सही मायने में हाइब्रिड क्वेश्चन है, ई वोटिंग के साथ साथ लिस्टेड कंपनी का भी क्वेश्चन है, डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने लिस्टेड कंपनी की। बी लिमिटेड जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, सर ये कंपनी लिस्टेड है सर, इक्विटी शेयर लिस्टेड है ना, तो लिस्टेड है। लिस्टेड है तो आपको ई वोटिंग करवानी पड़ेगी। क्या पूछ रहा है, किसको नहीं करानी? नॉट रिक्वायर्ड। जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, जिसके प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है। सर अगर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है ना, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर, तो लिस्टेड नहीं मानेंगे, और लिस्टेड नहीं है ना तो ई वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिड क्वेश्चन है। इन द जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, चेयरमैन ने बोला कुछ बातें बाहर रखनी है मिनट से। एक शेयर होल्डर कह रहा है सर सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। आप बताइए, मुकेश सही बोल रहा है सर, 3 बातें बाहर रख सकते हैं आप मिनट से, बिल्कुल चेयरमैन हैज द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन क्या रखना है क्या नहीं रखना। एक डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, डिफेमेटरी टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, और इररिलेवेंट इमटेरियल। शेयर होल्डर गलत बोल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉक्सी फॉर्म कब तक सबमिट करते हैं? 48 आवर्स पहले। मीटिंग हो रही है 15 अप्रैल को, ठीक है, 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा करेंगे। एक्स ने वाई को प्रॉक्सी बनाया, इसका प्रॉक्सी फॉर्म जमा किया 11 तारीख को, 48 आवर पहले हो गया ना सर, तो वाई एक वैलिड प्रॉक्सी है। दूसरा मेंबर डब्लू ने 2 प्रॉक्सी अपॉइंट किए, 2। पहला प्रॉक्सी है एम और दूसरा है एन। एम का प्रॉक्सी फॉर्म जमा किया 12/4 को, मीटिंग कब हो रही है? 15/4 को, 48 घंटे पहले जमा हो रहा है, यस, तो एम भी वैलिड है। लेकिन एन का जो प्रॉक्सी फॉर्म है ये जमा हो रहा है 14/4 को, मीटिंग है 15 अप्रैल को, 48 घंटे का गैप है, बिल्कुल भी नहीं है, 48 घंटे का गैप नहीं, इट इज इनवैलिड। ठीक, अगला नोटिस दिया है जीएम को लेकर, नोटिस में लिखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, के बारे में। शेयर होल्डर जो है ये कंप्लेन कर रहा है कि इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी पूरा नहीं बताया गया। देखो सर ऐसा है, सेक्शन 102 कहता है कोई भी स्पेशल बिजनेस आप डिस्कस करोगे समझाना तो पड़ेगा उसके बारे में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। आप बताइए नोटिस वैलिड है क्या? नहीं है सर। अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना एक स्पेशल बिजनेस है, समझाना तो पड़ेगा। लगभग हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर में इन्होंने, जीएम के अंदर। जीएम है भी खैर बहुत इंपॉर्टेंट। ट्यूलिप गार्डन रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में। ग्रुप ऑफ मेंबर कोलकाता में रहते हैं, वो अपना रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हैं कोलकाता में। क्या कोलकाता में रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं सर? देखो भैया ऐसा है, अगर आपका आरओ मुंबई में है तो कोलकाता में मेंटेन कर सकते हैं, मोर देन 110 मेंबर कोलकाता में रहते होंगे और एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर आप बताइए, कोलकाता में मेंटेन कर सकते हैं? एसआर पास करिए, 110 सुपर मेंबर रहने चाहिए। क्या डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर का? देखो सर ऐसा है, इंस्पेक्शन करने का अधिकार सबके पास है, 4 लोग करते हैं बिना फीस के, बेनिफिशियल ओनर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर। इसके अलावा फीस देनी पड़ेगी तो करिए, बट फीस के बाद। एक बात और, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स श्रेया ट्रांसपोर्ट का ईजीएम बुला रहा है, ईजीएम मेंबर के बोलने पर, और कोरम ही नहीं आई। सर अगर मेंबर ने ईजीएम बुलाई और कोरम ही नहीं आई तो मीटिंग एडजर्न नहीं होती, मीटिंग सीधे कैंसिल होती है।
अब यहां मीटिंग एडजर्न कर रहे हैं, गलत सर, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, मीटिंग शैल बी कैंसिल्ड। जोराब गारमेंट्स ने जीएम का नोटिस दिया है, नोटिस कह रहा है कि रेजोल्यूशन शेयर कैपिटल के लिए, अरे सेम क्वेश्चन है 102 वाला, भाई शेयर कैपिटल को बढ़ाना तो है तो स्पेशल बिजनेस ना, लेकिन कह रहा है ये बात बताई नहीं गई, तो बतानी तो पड़ेगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 102, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एजीएम के अंदर 80 मेंबर्स जो पर्सनली आए थे या प्रॉक्सी, जिनके पास 110 वोटिंग पावर है, पोल डिमांड कर रहे हैं, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया, कह रहा है सिर्फ मेंबर ही पोल डिमांड कर सकते हैं, प्रॉक्सी नहीं। सर ऐसा है, पोल डिमांड करने का अधिकार दोनों के पास है, मेंबर के पास भी, प्रॉक्सी के पास भी। तो चेयरमैन यहां गलत कह रहा है। एजीएम में पोल के दौरान जिन मेंबर ने पोल डिमांड किया था विड्रॉ करना चाहते हैं, सर विड्रॉ कर सकते हैं। चेयरमैन कह रहा है भैया एक बार पोल स्टार्ट हो गया तो नहीं कर सकते, सर कर सकते हैं। चेयरमैन यहां भी गलत है, ऊपर भी गलत था, यहां भी गलत है। सूर्या एक शेयर होल्डर है, नोटिस दे रहा है सर इंस्पेक्शन करने के लिए प्रॉक्सी 5 डेज पहले। हाँ सर 3 दिन पहले नोटिस दिए, इंस्पेक्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 दिन पहले देना कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, और कंपनी के पास 2 दिन पहले जा रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए। सर देखो 3 दिन पहले देना ये तो वैलिड है, एटलीस्ट 3 डेज पहले, 5 डेज पहले दे रहे हो ठीक है, बट इंस्पेक्शन 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक होगा। आप 2 दिन पहले चले गए, ये ठीक नहीं है सर। इंस्पेक्शन 24 घंटे पहले से ही शुरू होगा मीटिंग खत्म होने तक। ठीक, आप बताइए, अब ये तो थ्योरेटिकल है। बनाया गया 1/4 को, जनरल मीटिंग हुई 30/4 को। आप बताइए टाइम लिमिट क्या है फर्स्ट एजीएम की, और फर्स्ट एजीएम में एक्सटेंशन मिलेगा क्या? सर कंपनी बनी है ना 1/4 को, तो फर्स्ट ईयर खत्म कब होगा? फर्स्ट ईयर खत्म होगा 31 मार्च 23। तो फर्स्ट एजीएम कब तक करवाओगे? फर्स्ट ईयर खत्म होने के 9 मंथ्स के अंदर, तो 9 मंथ्स के हिसाब से हो गया 31 दिसंबर 2023। एक्सटेंशन मिलेगा? कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता, मिलता है सब्सिक्वेंट में, मिलता है सब्सिक्वेंट में। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल कह रहा है 7 मेंबर आने चाहिए, कंपनी में 965 मेंबर है, एक्ट के हिसाब से तो 5 ही लोग हुए, एक्ट के हिसाब से तो 5 ही लोग हुए, बट आर्टिकल 7 करे तो 7 मानेंगे। अब बताइए कोरम है क्या? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश मानेंगे सर, काउंट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना, एक आदमी 2 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, प्रॉक्सी नहीं, 3, आने कितने चाहिए? 7, कोरम है नहीं। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रॉक्सी का मतलब क्या, ठीक है। सुपरमार्ट ने एजीएम बुलाई शेयर होल्डर के लिए, कोरम की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। डायरेक्टर ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, डायरेक्टर को लगता है रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। सर एजीएम हो तो एजीएम 60 डेज के अंदर एनडीटी सब फाइल करेंगे, अगर एजीएम ना हो तो लास्ट डे ऑफ एजीएम के 60 डेज के अंदर फाइल करेंगे। फाइल तो करेंगे सर, फाइल तो करेंगे, ठीक। क्या कॉन्ट्रावेंशन किया है? यस, फाइलिंग तो करनी पड़ेगी एनडीटी 7 में। एक बात और, 7 सितंबर को आपने नोटिस दिया मीटिंग करानी है, नोटिस दिया 16 अगस्त को, पोस्ट किया है ना, पोस्ट में पहुंचेगा कब? पोस्ट में पहुंचेगा 2 दिन के बाद, सेक्शन 20 में लिखा है ना 2 दिन के बाद, तो पोस्ट में गैप कितना मेंटेन करेंगे? 21 + 2 कहता हूं मैं हमेशा 23 दिन। तो भैया अगर 16 अगस्त को पोस्ट कर रहे हो तो 15 दिन अगस्त के हो गए और 6 दिन सितंबर के, है ना, 7 तारीख को तो मीटिंग है, 21 दिन का गैप है, होना कितना चाहिए? 23 दिन का, क्योंकि पोस्ट कर रहे हो तो 23 दिन, 2 दिन पहुंचने में लगते हैं ना। क्या मीटिंग वैलिडली बुलाई गई है? नहीं। अगर शॉर्टफॉल है तो कितने दिन का शॉर्टफॉल है? कितने दिन का? 2 दिन का। क्या शॉर्टफॉल काउंट कर सकते हैं? यस, इट कैन बी जस्टिफाइड। एजीएम करवा रहे, हाँ एजीएम करवा रहे तो भैया शॉर्टफॉल के लिए कोई दिक्कत नहीं, 95% मेंबर का एग्री करना जरूरी है। अगर 95% मेंबर एग्री कर जाते हैं, शॉर्टफॉल कैन बी जस्टिफाइड, इट कैन बी जस्टिफाइड। केएमएन केबल अपनी एजीएम शेड्यूल कर रहे हैं 11 तारीख 11 बजे, कंपनी के पास 900 मेंबर्स है, 900, सेम क्वेश्चन आ गया, चलो थोड़ा सा अलग है। 11:30 बजे तक इतने लोग बैठे हैं मीटिंग में, एक बार बताओ 900 का मतलब 5 लोग आने चाहिए, ठीक। 3 शेयर होल्डर, 3, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक, प्रॉक्सी काउंट होगा नहीं, 5 आ गए। आप बताइए कोरम प्रेजेंट है? यस। क्या होता अगर P4 11:30 के बाद पहुंचता? भैया मीटिंग शुरू होने के आधे घंटे के अंदर कोरम आ जानी चाहिए, अगर P4 पहुंचता तो कोरम नहीं होती। अगर लैक ऑफ कोरम होता तो मीटिंग एडजर्न कब होगी? लैक ऑफ कोरम में मीटिंग एडजर्न होगी जब बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड नहीं करता, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस।
और अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम नहीं आई, जो आई है फूल माला पहना के उन्हें कोरम मान लो, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूजुअल टाइम जो है एंट्री करने का रजिस्टर ऑफ मेंबर में, डिवेंचर होल्डर में, ये 7 डेज है, ठीक। कुछ केसेस में जो इवेंट है मतलब एंट्री 7 दिन के बाद भी हो सकती है। वो इवेंट कौन से हैं कि अब 7 दिन के बाद भी एंट्री कर पाएंगे आप। तो यहां आएगा जब प्रमोटर, याद करिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कोई उसके शेयर से, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अगर उसको सिक्योरिटी के तौर पे रखता है, प्लेज के तौर पे, हाइपोथिकेशन के तौर पे, तो जिस दिन प्लेज हाइपोथिकेशन करेगा वहां 15 डेज के अंदर वहां उसे एंट्री करनी, वहां मतलब बोर्ड एंट्री करेगा इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो बाकी 7 डेज है, बस उस केस में 15 डेज हो जाएगा, ठीक है। कुछ अर्जेंट बिजनेस करने के लिए रत्ना, रिम्पी और रत्नेश 3 डायरेक्टर हैं कंपनी के, ये एजीएम बुलाना चाहते हैं 21 दिन का शॉर्टर नोटिस देकर। जो 4 डायरेक्टर है वो कहता है सर पेनाल्टी लगेगी, पेड अप शेयर कैपिटल 30 करोड़ है, आप बताइए पॉसिबिलिटी क्या है जीएम बुलाने की। देखो सर, ये बुलाना चाहते हैं जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस देकर। अब अर्जेंट बिजनेस है तो ईजीएम बुलाओगे? ईजीएम में शॉर्टर नोटिस पता है कैसे आता है, ये शॉर्टर नोटिस कैसे देंगे? मेजोरिटी ऑफ मेंबर जिनके पास 95% कैपिटल है वो एग्री करेंगे तो बात बनेगी। मेजोरिटी ऑफ मेंबर का एग्री करना पड़ेगा प्लस 95% ऑफ कैपिटल। कैपिटल यहां 30 करोड़ है, उन लोगों का एग्री करना जरूरी है जो नंबर मेजोरिटी में और उनके पास 27 करोड़ की कैपिटल होगी, 90% एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक। मिराज शुगर मिल की एजीएम हो रही है, मीटिंग का चेयरमैन है वेंकट। 17 तारीख को वेंकट, अब जो चेयरमैन था, बिना साइन किए अपने पिताजी के पास चला गया जो बीमार है बाहर यूके में। आप बताइए साइन कौन करेगा? सर साइन कौन करेगा एजीएम में? साइन करेगा इस मीटिंग का चेयरमैन, अगर वो साइन नहीं कर पाया 30 दिन का तो साइन करेगा डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, ठीक। अगला बताइए, 2 रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। आपसे पूछा गया है एंट्री करेंगे मिनट्स बुक में। सर देखो, पोस्टल बैलेट में एंट्री बिल्कुल करते हैं, कब पास करेंगे? 30 दिन रिजोल्यूशन पास होने के। और साइन कौन करता है? कंपनी का चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन, मीटिंग का नहीं, मीटिंग तो हो ही नहीं उसमें पोस्टल बैलेट में। पेड अप शेयर कैपिटल है 8 करोड़ की। डायरेक्टर कह रहे हैं किन सिचुएशंस में एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करेगा सीएस इन प्रैक्टिस। अब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक तो लिस्टेड कंपनी, दूसरा आपको बताया, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में सीएस इन प्रैक्टिस को साइन करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद प्रिंस ऑटो पार्ट्स लिस्टेड कंपनी है, एजीएम करवा रही हैं, मैंडेटरी है कि रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी एजीएम में। सर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी एमजीटी 15 में, 30 डेज फ्रॉम एजीएम के अंदर। कितने टाइम लिमिट के अंदर? 30 डेज। अगर कंपनी फाइल नहीं कर पाई तो पेनाल्टी कितनी लगेगी? बच्चे कह रहे पेनाल्टी मत पढ़ाया करो, बाकी सब ठीक है, बाकी तो हमसे हो ही जाएगा, पेनाल्टी देख के डर लगता है, ठीक है। तो भाई ये पेनाल्टी है, देख लो, कंपनी के लिए 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5 लाख, 1 लाख रुपए प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर के लिए 25,000 प्लस 500 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख, ये पेनाल्टी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी डन। अब चलते हैं डिविडेंड का फटाफट से चैप्टर, फिर आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, ये बताइए कि डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा एजीएम में उसे क्या बोलेंगे? भैया जो एजीएम में डिक्लेयर होगा उसे कहते हैं, याद करिए, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में आउट ऑफ प्रॉफिट। कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा? सर कोई फिक्स रेट नहीं, जितना बोर्ड को ठीक लगता है कंपनी को उतना ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बताइए कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है बट लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो पिछले 3 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अब बताइए 23, 24, 22, 23, 21, 22, ये 3 साल होगा, इनका एवरेज निकालो। 10, 11 और 12, ये आ जाएगा 11%। तो मैक्सिमम रेट कितना होगा? 11%, ठीक है। इसके बाद अगला है जो पैसा आईपीएफ में वो कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, कह रहा है रिफंड, यहां तो इस्तेमाल होता है। रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस क्लास सूट के लिए यहां भी इस्तेमाल होता है। ग्रांट या डोनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को, भैया ग्रांट डोनेशन देते नहीं है, लेते हैं, तो क्रेडिट्स में आता है, रिफंड में नहीं आता। ये सही ऑप्शन है, सी वाला। इसके बाद अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई तो भैया, या डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर पाई तो कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस रेट पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा? सर 18% पर एनम पे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फटाफट से केस स्टडीज की। केस स्टडीज में क्या बोला गया? एजीएम 30th मई को है, डिविडेंड दिया गया है 30% के रेट से, 30% बोर्ड ने रेकमेंड किया है। कंपनी डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर पाई, रंजन स्यूट फाइल कर रहा है, कह रहा है 20% के रेट से इंटरेस्ट चाहिए।
देखो सर, अगर डिविडेंड वारंट आप पोस्ट नहीं कर पाए 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, मतलब कब तक पोस्ट करना है? पोस्ट करना है आपका 29 जून तक, और कह रहे हैं 25 जुलाई तक भी पोस्ट नहीं किया, तो सर कंपनी की गलती है। कंपनी गलती हुई तो शेयर होल्डर कितना इंटरेस्ट क्लेम करेगा? इंटरेस्ट क्लेम करेगा 18% के रेट से। बट रंजन बोल रहा है मुझे 20% इंटरेस्ट चाहिए। सर 20% का रेट जो है ना वो रीजनेबल नहीं है, 20% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तो मिलेगा बट 18% पर एनम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड रेकमेंड कर रहा है डिविडेंड, बाद में शेयर होल्डर ने अप्रूव किया, उसके बाद डायरेक्टर्स ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि डिविडेंड का सारा पैसा डाइवर्ट कर देंगे और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए। इस कारण से डिविडेंड देने में 45 डेज लग गए। सर गलती कंपनी की है। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे 5 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है सेपरेट बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में। क्या डिविडेंड के पैसे से आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या वायलेशन हुआ? बिल्कुल वायलेशन हुआ है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? कंपनी इंटरेस्ट देगी, डायरेक्टर जेल जाएगा, और साथ में आपका 1000 रुपए पर डे का फाइन भरना पड़ेगा, 2 साल की जेल है। बोर्ड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 20% के रेट से, जबकि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट को लेकर। सर अगर डिपॉजिट या इंटरेस्ट को लेकर डिफॉल्ट होगा ना, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहां जो डिक्लेरेशन है वैलिड नहीं है, नहीं। अच्छा एक बात और, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया सारे शेयर होल्डर्स को, एक्सेप्ट इन 2 केसेस। पहला, शीला भट्ट, इसके पास 250 शेयर्स हैं। इसने बोला कंपनी को सारा पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा करना, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड का पैसा दिया, बट बैंक ने पैसा वापस कर दिया। कह रहा है अकाउंट नंबर पेई का जो सरनेम है वो अलग है, पैसा जमा डिविडेंड का नहीं हो पाया शीला का। कंपनी ने यह बात बताई नहीं शीला को। सर गलती कंपनी की है। अगर डायरेक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए, शेयर होल्डर ने इंस्ट्रक्शंस नहीं मान पाए, लेकिन गलती सर क्या हो गई कि आपने बताया नहीं। आपको बताना चाहिए था कि भाई पैसा जमा नहीं हो पाया, सरनेम अलग है आपका, तो कंपनी की गलती है। डिविडेंड 50,000 का नहीं दिया मोहन के सक्सेसर को, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, फैमिली डिस्प्यूट के कारण मैटर पेंडिंग था। सर अगर फैमिली डिस्प्यूट के कारण पैसा नहीं दिया ना, तो ये जस्टिफाइड ग्राउंड है, कंपनी लायबल नहीं होगी। मतलब ऊपर वाले केस में कंपनी लायबल, नीचे वाले केस में कंपनी लायबल नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, सर नहीं दे सकती। सेक्शन 8 कंपनी में डिविडेंड प्रोहिबिटेड है, याद करिए, इट इज प्रोहिबिटेड। वाईजेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं 10% के रेट से। कंपनी ने 910 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। कंपनी कोई भी पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना चाहती। सर मत करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी भी नहीं। जितना आपका मन करना है करो, नहीं करना मत करो, कम करो ज्यादा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कंपनी या बोर्ड को सही लगता है उतना पैसा ही ट्रांसफर करेंगे। पीक्यू लिमिटेड डिविडेंड दे रहे हैं 10% पे सारे शेयर होल्डर को, कुमार को छोड़कर। कुमार को पैसा क्यों नहीं दिया भाई? क्योंकि कुमार का अकाउंट नंबर गलत था। सेम क्वेश्चन आ गया शीरा वाला, और कंपनी ने बात बताई नहीं कुमार को, कंपनी की गलती है। सेम क्वेश्चन। एलेक्स को लॉसेस हो रहे हैं सर, कंपनी को, एलेक्स एलेक्स लिमिटेड को पिछले 3 साल में। डिविडेंड का रेट है 7, 11 और 12, 12 और 11 23, और 7 30, 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 10% का एवरेज रेट आ रहा है। अब कंपनी 12% डिविडेंड देना चाहती है, 12% दे पाएगी? सर 10% का एवरेज आ रहा है, 10% ऊपर डिविडेंड नहीं दे पाएगी। मैक्सिमम रेट 10% होगा, 12% का रेट जस्टिफाइड नहीं है। चलिए जी, अब चलते हैं भैया अकाउंट ऑफ कंपनीज की तरफ। फटाफट से बताओ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। एबीसी लिमिटेड के शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, 31 मार्च को। सेबी ने देखा इरेगुलरिटीज है, ठीक है भाई। सेबी ने प्रपोज की एप्लीकेशन के लिए रीओपनिंग करना चाहते हैं, किस फाइनेंशियल ईयर में रीओपनिंग करना चाहते हैं? 23-24 में। तो अब आप बताइए सर कितने साल की रीओपनिंग कर पाएंगे? ये कर पाएंगे 8 साल की रीओपनिंग। 8 साल का मतलब हो गया 15-16, 15-16, 15-16 की रीओपनिंग कर पाएंगे। ठीक बात है सर। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट से। अगला अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। कह रहा है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सीएसआर के सरप्लस को लेकर? सरप्लस कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। सरप्लस शेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। ये पॉइंट सही है सर। जो सरप्लस आएगा ना वो बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, वो सीएसआर के लिए ही निकाला गया था, सीएसआर में ही काम आएगा। श्री लिमिटेड सीएसआर कमेटी है, डिसाइड कर रही है कि भैया सीएसआर एक्टिविटी पे खर्च करना है, बेनिफिट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। सर एम्प्लॉइज के लिए किया गया खर्चा, सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए, वो सीएसआर में नहीं आएगा, ध्यान रखिए, वो सीएसआर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन सीएसआर, नो अमाउंट स्पेंड ऑन सीएसआर एक्टिविटीज आर लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर।
जितना पैसा आपने एम्प्लॉय के लिए खर्च किया, ध्यान रखिए कोई भी पैसा उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है, CSR में नो अमाउंट। रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है, ठीक। बोर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुंबई में रखना चाहता है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और रखनी है तो बोर्ड की अप्रूवल लगेगी, 7 डेज के अंदर ROC को बताना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस भी, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में घनश्याम डायरेक्टर है, हैदर डायरेक्टर है, इंदर सेन MD है और कंपनी सेक्रेटरी भी है। दो दो डायरेक्टर, 1 शैल बी MD, 2 डायरेक्टर 1 शैल बी MD प्लस CS। तो साइन कौन करेगा? साइन करेगा घनश्याम या हैदर में से कोई एक, प्लस इंदर सेन का साइन करना जरूरी है बीइंग द MD, और साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। साइन किसने किया? साइन किया घनश्याम और हैदर ने, ना तो इंदर सेन ने साइन किया ना कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया। आप बताइए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथेंटिकेशन एज पर कंपनीज एक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, पेड अप कैपिटल 11 करोड़, टर्नओवर 145 करोड़। सर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ना XBRL से एग्जेम्प्टेड है, उसकी पेड अप कैपिटल टर्नओवर कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की NBFC है, वो उसको XBRL के अंदर फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। रजिस्टर्ड है थाईलैंड में, होली ओन सब्सिडरी, दूसरा फाइनेंशियल ईयर मानना चाहती कंसोलिडेशन के लिए। सर ये पॉइंट याद करिए, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि अगर आपका कंसोलिडेशन इंडिया से बाहर हो रहा है तो आप दूसरा फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं, एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी, अप्रूवल आपको मिल जाती है सरकार से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए, दूसरा फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं, ठीक। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है सिंगल एंट्री के अंदर, सर अलाउड नहीं है, डबल एंट्री ही अलाउड है। कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए? MD, CFO, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, और कोई भी पर्सन ऑथराइज बोर्ड के द्वारा सेक्शन 128 को मानने के लिए पर्सन ऑथराइज्ड, 4 लोग जिम्मेदार है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन क्या आउटसाइड इंडिया एक्सेसिबल हो चलेगा? नहीं सर। इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं लेकिन बुक्स मस्ट बी एक्सेसिबल इन इंडिया, मस्ट बी एक्सेसिबल इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 51% शेयर है, ठीक। AGM में प्रेजेंट किए गए, C&G कमेंट्स पेंडिंग थे, इसीलिए AGM एडजर्न हो गई बिना अकाउंट्स का अडॉप्ट किए। अब C&G कमेंट्स मिले, एडजर्न AGM हुई, वहां अकाउंट्स अडॉप्ट हुए, फिर फाइनेंशियल फाइल किए गए। सर गलत किया है। अगर AGM एडजर्न हो गई ना बिना अकाउंट्स अडॉप्ट किए, तो सर अनअडॉप्टेड अकाउंट्स फाइल करने पड़ेंगे, उस फाइलिंग को आप प्रोविजनल मानेंगे, और एडजर्न मीटिंग के बाद फिर दोबारा फाइलिंग करनी पड़ेगी एडॉप्टेड अकाउंट्स की, मतलब 2 बार फाइलिंग होगी, एक बार अनअडॉप्टेड अकाउंट्स की ओरिजिनल मीटिंग से और एक बार एडॉप्टेड अकाउंट्स की एडजर्न AGM से। इन्होंने अनएडॉप्टेड अकाउंट्स फाइल ही नहीं किए, इन्होंने सिर्फ एडॉप्टेड ही फाइल किए, गलती कंपनी की है। इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो सेम क्वेश्चन आ गया 23-24 में रीओपनिंग कराना चाहती है, 12-13 का नहीं करवा पाएगी सर, सिर्फ 8 साल तक की ही रीओपनिंग हो सकती है, सिर्फ 8 ईयर्स तक की ही, ठीक है। चलिए भाई ये भी खत्म, अब चलते हैं ऑडिटर वाले चैप्टर में। बर्थडे कार्ड लिमिटेड, क्या नाम है कंपनी का? लिस्टेड कंपनी है, अपॉइंट या रीअपॉइंट करना चाहती है मिश्रा एंड एसोसिएट्स को एज द ऑडिटर। आप बताइए फर्म को अपॉइंट कर सकती है लिस्टेड कंपनी, फर्म को अपॉइंट कर सकती है 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, ठीक। फर्स्ट AGM में अपॉइंट करेंगे, रिटायर कब होगा? रिटायर होगा 6th AGM में, 6th में। ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, नरोड़ा, रिटायरिंग के अलावा किसी और को अपॉइंट करना है तो याद करिए 115 के अंदर स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। पहला, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है अगर बोर्ड ने अपॉइंट नहीं किया तो। आप बताइए सर अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं करेगा ना तो फर्स्ट ऑडिटर 90 डेज के अंदर EGM में अपॉइंट किया जाएगा, EGM में। अच्छा ऑडिटर को हटाना है, अगर ऑडिटर को हटाना है तो भैया बोर्ड की अप्रूवल, CG की अप्रूवल और SR पास करिए, प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दीजिए, चारों कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, हालांकि थ्योरेटिकल लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। 1/4 कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास है, 25%। क्या इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे? नहीं मानेंगे सर भाई, 51% कैपिटल होती तब मानते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है। नीरज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको ऑडिटर बनाया गया AGM में, सही किया सर। जब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी तो AGM में अपॉइंट करेगा ना ऑडिटर को। एक शेयर होल्डर है संजय, ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, कह रहा है सर अपॉइंटमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ, वायलेशन किया गया कंपनी एक्ट का। क्या संजय का ऑब्जेक्शन वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं सर, संजय जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। रीजन बीइंग अगर 51% शेयर होते गवर्नमेंट के पास तब C&G अपॉइंट करता, अब यहां 25% में क्या हुआ सर, ठीक। चलिए अगला, EF लिमिटेड इंडिविजुअल फर्म को अपॉइंट कर रही है नरेश एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज द ऑडिटर, ठीक है सर। AGM में
कमला वाइफ है नरेश की, इसने 1 लाख के शेयर खरीदे फेस वैल्यू। सर देखो रिलेटिव 1 लाख तक के शेयर खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख से ऊपर दिक्कत है, तो उस केस में जो नरेश है वो क्वालिफाइड होगा। आप बताइए ऑडिटर अपॉइंट कैसे हुआ गवर्नमेंट कंपनी में? तो यार ये तो नहीं लिखना चाहिए ना पुरानी कंपनी तक का। गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट कैसे होगा सर? C&AG अपॉइंट करेगा 180 डेज के अंदर। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। पब्लिक कंपनी जहां 18% शेयर कैपिटल कंपनी के, क्या है ये? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, अभी प्रैक्टिसिंग सीए है, सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है 1,000 की, अभी क्वालिफाइड है? नहीं। खुद 1 रुपए के भी शेयर होल्ड करेंगे तो डिस्क्वालिफाइड है। वो 1 लाख का एग्जेम्पशन आपके लिए नहीं है, रिलेटिव के होल्ड करने पे। आप 1 रुपए के भी शेयर होल्ड करेंगे तो आप डिस्क्वालिफाइड है। नीचे दिए गए पर्सन एलिजिबल हैं क्या ऑडिटर बनने के लिए? प्रकाश प्रैक्टिसिंग सीए है, आकाश उसका रिलेटिव है, आकाश फेस वैल्यू 70,000 के शेयर होल्ड कर रहा है। अगर आपका रिलेटिव फेस वैल्यू 70 के शेयर होल्ड कर रहा है, आप क्वालिफाइड हो, 1 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने 6 लाख रुपीज का लोन लिया है सर, 5 लाख से ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड है। आपकी स्पाउस जो है ये एक कंपनी में एम्प्लॉई है, मतलब आपका रिलेटिव एक कंपनी में एम्प्लॉई है, आप क्वालिफाइड है। याद करिए, आपका रिलेटिव अगर डायरेक्टर या केएमपी होगा तो आप डिस्क्वालिफाइड होंगे। डायरेक्टर या केएमपी, अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है तो आप क्वालिफाइड है। बोर्ड कह रहा है ऑडिटर से कि भैया हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दो ताकि कंट्रोल मजबूत हो जाएगा। क्या आपका ऑडिटर आपके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकता है? नहीं बना सकता सर, 144 के अंदर प्रोहिबिटेड सर्विस है, दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल तो ऑडिटर के केस में आपको कैजुअल वैकेंसी सफर करनी पड़ेगी, आपको वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस एज द ऑडिटर। ठीक है, अब चलते हैं भैया कंपनी एक्ट में लास्ट चैप्टर की तरफ। आइए, जैक्सन कम्युनिकेशन बनाई गई है यूएसए में, इसने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश किया। ठीक है सर, ये कह रही है डॉक्यूमेंट जमा करने अथॉरिटी के पास। आप बताइए कौन सा सही ऑप्शन है? देखो भैया, अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो FC1 में 30 डेज के अंदर फाइलिंग करनी पड़ती है, 30 डेज के अंदर। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मॉर्गन स्टैन डीजी केबल्स जर्मनी में बनी है, मुंबई में प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है सर, ये अपने डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं कर पाए आरओसी के पास। आप बताइए पेनाल्टी कितनी लगेगी? देखो जी, फॉरेन कंपनी में ना एक ही पेनाल्टी का सेक्शन है, कॉमन पेनाल्टी पूरे चैप्टर में, 1 से 3 लाख प्लस 50,000 रुपए पर डे। 50,000 से 5 लाख, 1 से 5 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 1 से 3 लाख प्लस 50,000 रुपए पर डे। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं आगे। रेडिक्स हेल्थ केयर थाईलैंड में बनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एक्टिविटी कर रही है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ये फॉरेन कंपनी नहीं है सर, इनकरेक्ट है। अगर आप हेल्थ केयर ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी आपको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। ठीक, ये बताओ, एक कंपनी स्विट्जरलैंड में बनी है, डिजिटल सप्लाई सर्विस दे रही है। सर्वर सर्वर कहां है उससे मतलब नहीं, डिजिटल सप्लाई सर्विस दे रही है इंडिया में, फॉरेन कंपनी है। कैलेंडर ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर मानती है। बैलेंस शीट P&L आपको बनाना है। आप बताइए बैलेंस शीट P&L कब तक फाइल करेंगे? सर बैलेंस शीट P&L फाइल करते हैं 6 मंथ्स के अंदर, और 3 महीना एक्सटेंशन आपको मिल जाता है। तो बैलेंस शीट P&L फाइल करेंगे 30 डेज के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, 60 डेज के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं भैया केस स्टडी पे। फॉरेन कंपनी है, इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता में है, डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। आप बताइए कहां डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे? दिल्ली आरओसी। आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं भी हो, जो कंसर्न आरओसी है वो है दिल्ली आरओसी। अगर डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं करते तो पेनाल्टी ऊपर पड़कर आए, 1 से 3 लाख प्लस 50,000 रुपए पर डे। कंपनी सिंगापुर में बनी है, ब्रांच स्टैब्लिश कर रही है मुंबई में, आप प्रैक्टिसिंग सी, आपको अपॉइंट किया गया एज द लाइजन ऑफिसर। आप बताइए क्या ब्रांच को आप, ब्रांच विल बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया? सर ब्रांच से मतलब नहीं है। देखिए, ये सिंगापुर में बनी है कंपनी, ब्रांच आपकी कहां पे है? ब्रांच आपकी मुंबई में है, तो सर ये कंपनी फॉरेन कंपनी हुई ना। ब्रांच प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस। कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट में? FC1 फाइल करना पड़ता है सर,
इसमें कहानी आपको पता है, चार्टर वार्टर ये सब कुछ 6-7 बातें हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट है। फॉरेन कंपनी जर्मनी में बनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में है। आप बताइए फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर पढ़ के भी आए आप, 6 मंथ्स के अंदर फाइनेंशियल फाइल करने पड़ते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बनाने भी पड़ेंगे, बैलेंस शीट P&L एज नियर बाय एज टू शेड्यूल 3, किस हद तक हो सके आप हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट P&L बनाएंगे, उसे फाइल करेंगे 6 मंथ के अंदर। नहीं कर पाएंगे तो और एक्सटेंशन आपको मिलेगा 3 महीने का। ठीक, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, आरपीटी वाले, रिपेट्रिएशन ऑफ ये सब कुछ। ठीक, रेड स्टोन सिंगापुर में बनी है, डायरेक्टर बिजनेस कर रहा है, बोर्ड मीटिंग। सर बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही है उससे मतलब नहीं है, बोर्ड मीटिंग भले ही इंडिया में हो, बोर्ड मीटिंग का मतलब बिजनेस करना नहीं है, ये फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। कंपनी दुबई में, क्वेश्चन आया भी था मेरे ख्याल यहां से पिछली बार। कंपनी दुबई में है, मेन सर्वर दुबई में है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग इंडिया में कर रहे हैं, ये फॉरेन कंपनी है, बनी दुबई में, इंडिया में क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो फॉरेन कंपनी हुई। मेन सर्वर कहां है उससे मतलब नहीं है, सर्वर से कोई मतलब नहीं, सर्वर इज इमटेरियल। एब्रॉड लिमिटेड फॉरेन कंपनी, बिना प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश किए प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं। देखो सर, प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करना जरूरी नहीं है प्रोस्पेक्टस के लिए, बिना प्लेस ऑफ बिजनेस के भी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, कंडीशंस माननी पड़ेंगी। तो कंडीशंस आप बता दो, प्रोसीजर, प्रोस्पेक्टस के लिए एक्सपर्ट का स्टेटमेंट, ये सब एनेक्स्चर आपको देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट एनेक्स करने पड़ेंगे। जैक्सन एंड जैक्सन जर्मनी में बनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में है, डॉक्यूमेंट जर्मन लैंग्वेज में है। क्या डॉक्यूमेंट जर्मन लैंग्वेज में फाइल करने हैं? सर ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में भी फाइल करनी पड़ेगी, जर्मन प्लस ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में भी फाइल करनी पड़ेगी। स्विफ्ट फार्मास्यूटिकल सिंगापुर में बनी है, बिजनेस स्टार्ट करी है इंडिया में, सारे डॉक्यूमेंट जमा किए ड्यू डेट के अंदर। 1 मार्च को इसने अपना प्रिंसिपल ऑफिस शिफ्ट किया सिंगापुर में। आप बताइए, बताना पड़ेगा चेंज के बारे में? बिल्कुल बताना पड़ेगा सर। एस्टेब्लिशमेंट में आपने बताया FC1 के अंदर जो भी चेंज होगा 30 डेज के अंदर बताएंगे, FC2 में बिल्कुल बताइए चेंज के बारे में, FC2 के अंदर। ठीक है भाई, ये हो गया आपका कंपनीज एक्ट खत्म। अब बिना कोई देरी किए चलते हैं LLP के पास। किसे LLP में कन्वर्ट नहीं कर सकते? पार्टनरशिप कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, लिस्टेड को नहीं कर सकते। LLP का नाम वैलिड कब तक होगा? अप्रूव नेम, अप्रूव नेम वैलिड है भैया, जो भी आपने नेम रिजर्व कराया है 3 मंथ्स तक। नेम ऑफ LLP शैल बी एंडेड बाय, अरे यार बहुत सिंपल है। ठीक, ये बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? LLP लीगल पर्सनैलिटी है, करेक्ट है। हर एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, करेक्ट है। मेंबर आर टैक्स जेस पार्टनर, देखो मेंबर आर टैक्स जेस पार्टनर मतलब पार्टनर के तौर पे आपकी लायबिलिटी होगी। कह रहा है लिस्टेड को कन्वर्ट कर सकते हैं LLP में, सर लिस्टेड कन्वर्ट नहीं हो सकती, ऊपर भी पढ़ा आपने। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? रेसिडेंट इंडिया का मतलब है 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक, केस स्टडी। अब यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, आपसे पूछ रहा है ऑल्टरनेटिव बिजनेस फॉर्म है, बेनिफिट्स कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के मिलेंगे, बेसिक फीचर्स लिखने हैं। LLP बनाना चाहते हैं, वाइफ अर्चिका शर्मा HUF को पार्टनर बनाना चाहते हैं, क्या LLP बना पाएंगे? सर LLP 2 ही लोग को बना सकते हैं, मतलब 2 ही लोगों को पार्टनर बना सकते हैं, या तो इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। ये इंडिविजुअल है मैडम, लेकिन क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? और क्या ये इंडिविजुअल है? नहीं। ठीक, एक LLP है बाय द नेम राम इंफ्रा डेवलपमेंट LLP, 4 पार्टनर है, राहुल, रहीम, करतार, एल्बर्ट। राहुल और एल्बर्ट जो है नॉन रेसिडेंट है, 2 रेसिडेंट है। राहुल और रहीम को DP बनाना चाहते हैं। देखो सर, 2 DP बनेंगे, 2 में से किसी एक का रेसिडेंट होना जरूरी है। अब आपने रहीम को DP बनाया, ठीक, तो रहीम तो रेसिडेंट है ना सर? हाँ, राहुल जो है वो नॉन रेसिडेंट है, तो चलेगा। एक भी अगर रेसिडेंट होगा DP तो चल जाएगा। आप बताइए कि LLP ऐसा कर सकती है? हाँ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मुदित क्रेडिटर है देवीराम फूड सर्कल का, इसने क्लेम किया 10 लाख रुपीज LLP के अगेंस्ट। ठीक, बट द वर्थ ऑफ एसेट ऑफ LLP आर ओनली 7 लाख। मुदित पार्टनर को पर्सनली लायबल ठहराना चाहता है, क्योंकि भैया एसेट्स काफी नहीं है डेट पे करने के लिए, डेट है 10 लाख की, एसेट है 7 लाख की, 3 लाख की डेफिशिएंसी है। क्या पार्टनर लायबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करते हैं वो। वर्धमान स्टील को बनाया गया 1/9 को, एक पार्टनर जो था, ठीक है ना, एक पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म नेम्ड वर्धमान स्टील्स इज रजिस्टर्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है,
उसने आरओसी से बोला कि हमारी पार्टनरशिप फर्म इस नाम से बनी हुई है, हमारा नाम इस्तेमाल कर लिया एलएलपी ने, हमारा जो नाम है वर्धमान स्टील ये रिसेंबल कर रहा है एलएलपी के नाम के साथ, तो आप एलएलपी को बोलिए नाम चेंज करने के लिए। क्या एलएलपी लायबल है नाम चेंज करने के लिए? नहीं सर, आपका नाम पार्टनरशिप फॉर्म से मिलता जुलता हो सकता है, आपका नाम एलएलपी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम पार्टनरशिप फॉर्म से मिलता जुलता है ना, तो पार्टनरशिप फॉर्म के पास कोई अधिकार नहीं है, नहीं है। कनिक, प्रियांश, अभिनव और भावना पार्टनर है। अभिनव ने रिजाइन कर दिया 1/11 को, यह बात आरओसी को नहीं बताई गई। एक बात ध्यान रखना, जब तक आरओसी को नहीं बताओगे ना, रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है, वो बच नहीं सकता। ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल रहेगा सर, वो बच नहीं सकता, ठीक है ना, रिटायरिंग पार्टनर। चलिए जी, ये तो हो गया एलएलपी तक कहानी खत्म। अब चलते हैं भैया जल्दी से अदर लॉ की तरफ। अदर लॉ में पहला क्या है भैया? जीसी है। जीसी में पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए एमसीक्यू कर लेते हैं पहले। इमूवेबल किसे नहीं मानेंगे? किसे नहीं मानेंगे? टिम्बर, लकड़ी कटने के बाद इमूवेबल नहीं है, नहीं है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अगर डेट ना दी हो तो कब इफेक्टिव होगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी। अगर एक एक्ट, एक ओमिशन या एक एक्ट 2 इनेक्टमेंट के अंदर ऑफेंस है, तो सिंपल सी बात है, shall be prosecuted and punished under that enactment only, under that enactment only, under either of any of those enactment shall not be punished twice for the same offense। एक ऑफेंस के लिए आप 2 बार लायबल नहीं है। हर एक्ट का ना स्कोप ऑब्जेक्टिव पर्पस होता है, ये कहां लिखा होता है? प्रीएम्बल में, स्कोप ऑब्जेक्टिव पर्पस। गुल्ली पोली सवरिया राज वर्सेस बंडारू भवानी। ये थ्योरेटिकल, फाइनेंशियल ईयर, इमूवेबल थ्योरेटिकल। अ होल टाइम केएमपी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता एक कंपनी से ऊपर एक्सेप्ट सब्सिडरी कंपनी। तो क्या एक से ऊपर सब्सिडरी कंपनी में होल्ड कर सकता है? सर अगर सब्सिडरी में होल्ड कर सकता है ना, तो सब्सिडरीज में भी होल्ड कर सकता है। सेक्शन 13 क्या बोलता है? सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल। तो क्या एक से ऊपर में होल्ड कर पाएगा? यस सर। नोटिस अगर आपका लॉ कहता है आरपीएडी से भेजो, भेजो, आपके लॉ में लिखा है आरपीएडी से भेजो, लेकिन फिर भी आपने जानबूझकर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया कि भैया जीसी एक्ट में तो रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा है, हम तो जीसी एक्ट की बात मानेंगे। क्या ये ठीक किया आपने? सर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा क्या लिखा गया? अगर आपका लॉ कह रहा है आरपीएडी से तो आरपीएडी से ही भेजेंगे, फिर आप अड़ नहीं सकते कि नहीं मैं तो स्पीड पोस्ट से भेजूंगा, मैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजूंगा एज पर जीसी एक्ट। जीसी एक्ट तब मानना जब आपका एक्ट कुछ ना बोले, आपका एक्ट बोल रहा है तो इसको मानने की जरूरत नहीं है। जमीन है, 50 पेड़ है, जमीन बेच रहे हैं, टिम्बर पेड़ काटने के बाद बेच रहे हैं। आप बताइए सेल ऑफ टिम्बर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कहलाएगी? नहीं सर, टिम्बर अगर कट गई ना तो अब मूवेबल है, ऊपर भी पड़ा आपने, तो इमूवेबल नहीं मूवेबल मानेंगे टिम्बर को, सेल ऑफ टिम्बर को। सर्विस बाय पोस्ट 27 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं 27 सितंबर को। आप बताइए कब से कब डिविडेंड देंगे? फ्रॉम से टू, फ्रॉम 28 सितंबर टू 28, 29, 30, कितने दिन के अंदर डिविडेंड देते हैं? 30 डेज के अंदर, तो ये आ जाएगा 27 ऑफ अक्टूबर। अगर नहीं दिया तो ऊड़ा में कब तक ट्रांसफर करेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में? 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर मतलब फ्रॉम 28 अक्टूबर, 28, 29, 30, 31, 3 नवंबर तक पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक। रिपील डिलीशन से कैसे अलग है? नवरंगपुरा डिलीशन में कंप्लीट एबॉलिशन नहीं होगा, बट रिपील में इस तरीके से खत्म हुआ जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। बाकी आपको पता है, थ्योरेटिकल है। अच्छा एक बात और, अरे ये भी सेम क्वेश्चन है, वही अनपेड डिविडेंड वाला। अब आप बताइए किस दिन एक्ट इफेक्टिव होगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर डेट नहीं दी गई तो, डेट नहीं दी गई ना तो डे ऑफ एसेंट। किसकी एसेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट। अच्छा सेबी आईसीडीआर 5th अमेंडमेंट रेगुलेशन, डेट क्या दी गई है? आया तो 14 अगस्त को, लेकिन डेट दी गई है 1 जैन को। तो अगर डेट दी है 1 जैन को, डेट दी है ना, तो 1 जैन से इफेक्टिव होगा। डेट दी गई तो उसी डेट से। ठीक। अब चलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आ जाओ भैया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या बोलता है बिना कोई देरी के। ठीक। हेडेंस रूल को किस नाम से जानते हैं? मिसचीफ रूल। पिक द ऑड वन आउट, मार्जिनल नोट्स, प्रीएम्बल, प्रोविजो, यूसेज। यूसेज जो है ना एक्सटर्नल एड है, बाकी तीनों इंटरनल एड है, इंटरनल।
कार्डिनल रूल है कंस्ट्रक्शन का, जहां ऑर्डिनरी मीनिंग दी जाती है, ऑर्डिनरी मीनिंग दी जाती है, लिटरल कंस्ट्रक्शन, लिटरल। इंटरनल एज जो या तो इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए ऐड किया जाता है, इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए आप ऐड करते हैं, बताइए जी एक्सप्लेनेशन। कॉन्फ्लिक्ट होगा स्टैट्यूट्स के बीच में तो कौन सा रूल लगाएंगे, हार्मोनियस, ठीक। अब यहां सारे थ्योरेटिकल है, मैं इस एक्ट के नहीं पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर का नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल है, मैं इसमें क्या ही बताऊं, है ना, केस स्टडी एक भी नहीं है। अब आते हैं लास्ट में फेमा में, आइए जरा फेमा पढ़ते हैं। सितंबर 21 में पुरुषोत्तम साहा एटलांटा गया, एथेंस गया, लंदन गया, बर्लिन गया, वाह। कितना पैसा निकाला, 50,000 यूएसडी, ठीक है निकाला इसने। फिर कितना निकाला, फिर निकाला 50,000 यूएसडी। उसके बाद कह रहा है अपनी मदर को उसने भेजा स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाला मदर के लिए 75,000। अच्छा, मेडिकल, मदर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, प्रणव साहा जो वहाँ रहता था सिएटल में, मतलब यूएस में, जिनके यहाँ ये गए थे, ठीक है, अपने छोटे भाई मतलब साले साहब के पास ये गए थे। टोटल कितना पैसा निकाल लिया, और भी निकाला है। फेब में बेटी की शादी थी और डेस्टिनेशन मैरिज हुई, कितना पैसा निकाला, 35 यूएसडी। कितना निकाल चुका है भाई, 50 50 1 लाख, 1 लाख निकाल चुका था पहले, 50 और 50, ठीक। अब कितना निकाला, फिर निकाला 75, फिर निकाला 35। अब बताओ भैया अब क्या आएगा, जल्दी से बोलो। इस केस में यहां पे आ गया आपका टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 175, 180, 210। आप बताइए, इवेंट मैनेजर ने एस्टिमेट दिया 2.5 लाख यूएसजी फॉर द वेडिंग, ठीक है। आप बताइए अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई से वेरियस ओकेशंस पे। देखो शादी के लिए क्या है वो तो बात की बात है, जितना पैसा आपने विड्रॉ किया है इसके लिए अप्रूवल लगेगी। सर ये टोटल 2,10,000 आया है, 2.5 लाख यूएसडी, 2,50,000 यूएसडी तक कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, रिस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल की जहां तक बात है, आउटसाइड इंडिया पुरुषोत्तम साहा इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी अप्रूवल, ठीक है सर। 2.5 लाख यूएसडी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। केदार स्पोर्ट्स एकेडमी, ना तो ये इंटरनेशनल संस्था है ना नेशनल है, मतलब लोकल स्पोर्ट्स बॉडी, कोचिंग दे रही है, पैन इंडिया स्पोर्ट्स इवेंट करा रही है। 2022 में मतलब 2022 में ये टूर्नामेंट करा रही है केदार स्पोर्ट्स एकेडमी लैंकशायर इंग्लैंड में। प्राइज मनी रखा गया 40,000 रनर अप के लिए, विनर के लिए, और रनर अप के लिए रखा गया 11,000। कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 51,000। क्या अप्रूवल लगेगी, नहीं। 1 लाख यूएसडी तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रूवल तब लगती जब 1 लाख यूएसडी से एक्सीड करता, क्योंकि ये स्टेट और नेशनल लेवल की बॉडी तो नहीं है। कह रहा है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल, कह रहा है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल, नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल प्रायर परमिशन। सर 1 लाख यूएसडी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला बताइए जी, आकाश सिरेमिक कमर्शियल प्लॉट चेन्नई में, रियल एस्टेट ब्रोकर, उसको अपॉइंट किया आकाश सिरेमिक ने, ठीक है। कितना दे रहे हैं भाई उसको, उसको एक डील फाइनल हुई और उसको दे रहे हैं मान लो यूएसडी 6 लाख में, आप दे रहे हैं 7% कमीशन। ओहो, 25,000 यूएसडी है, 5%, याद आ रहा है कुछ लिमिट, 7% दे रहे हो सुपर सेलर को। अब 7% निकालें जरा एक बार, 7% कितना आएगा, 6 लाख यूएसडी का 7%, ये आ जाएगा 42,000। 25,000 की सीधी लिमिट है, 25,000 की सीधी लिमिट है, या 5% की, 5 कितना आता, 5 आता 30,000 या 25,000। सर तब भी ना आपको 42,000 यूएसडी के लिए पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि ये 5% और 25,000 यूएसडी से तो हायर है, ठीक है। तो कह रहा है इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है पूछने की, रिक्वायरमेंट नहीं है टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई अप टू 30,000 यूएसडी। ऐसा नहीं होता भाई कि पार्शियली करेंगे 12,000 के लिए, सबके लिए पूछना पड़ेगा, नो रिक्वायरमेंट।
कह रहा है प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की, क्योंकि पूरा इंटायर कमीशन जो आप दे रहे हो उसके लिए पूछना पड़ेगा सर, इंटायर कमीशन ऑफ 42,000 यूएसडी। ठीक है जी। मोहिता पीरियोडिकल एंड मैक पब्लिकेशंस, रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में, कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं फ्रांस से पब्लिकेशंस को लेकर। ठीक, एक बात मैं आपको बताऊं, रियल एस्टेट के लिए 1 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं है। रियल एस्टेट में 1 करोड़ तक के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ यूएसडी तक आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, उसके लिए पैसा निकाल सकते हो। और अदर देन रियल एस्टेट 10 लाख, अदर देन रियल एस्टेट 10 लाख। अब आप बताओ, ये पब्लिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर के लिए कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो 10 लाख या 1 करोड़? 10 लाख। ये कह रहा है विदाउट अप्रूवल 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई, 10 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 साल के स्टे के बाद उमेश इंडिया आ गया अपने पैटर्नल जगह पे, है ना, बिजनेस करने के लिए 2 भाइयों के साथ, राजेश और सोमेश, और पैसा भी लगाया। उमेश ने प्रोपराइटी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, आर्टिस्टिक ब्रासवेयर ज्वेलरी ये सब बेचने का, और मुरादाबाद से सामान खरीद रहा है। 2 महीने के अंदर उमेश ने एक ब्रांच भी खोल दी यूएसए में। प्रोपराइटी बिजनेस इंडिया में है, पीआरआई है, और उसकी जो ब्रांच होगी यूएस में वो भी पीआरआई होगी। पीआरआई की ब्रांच ऑफिस पीआरआई ही कहलाएगी। ठीक। और एक बात बताइए, उमेश क्या कहलाएगा? उमेश किस लिए आया इंडिया? उमेश बिजनेस करने के लिए आया, तो उमेश भी पीआरआई है, दोनों पीआरआई है। तो आपसे पूछ रहा है उमेश और ब्रांच का रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए, दोनों पीआरआई है। कह रहा है उमेश और ब्रांच दोनों पीआरओआई है। उमेश तो पीआरआई है बट ब्रांच पीआरओआई है। उमेश और ब्रांच दोनों पीआरआई है, दोनों पीआरआई है सर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। प्रिंटेक्स कंप्यूटर सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, बिजनेस कर रही है पूरे वर्ल्ड में। इनका हेडक्वार्टर है पुणे में, ब्रांच है दुबई में, विच इज कंट्रोल बाय हेडक्वार्टर इन पुणे। अब एक बात बताइए, हेडक्वार्टर पुणे में पीआरआई, दुबई ब्रांच पुणे कंट्रोल कर रही है, तो पुणे ब्रांच पीआरआई है, वो दुबई कंट्रोल कर रही है, दुबई पीआरआई हो गई। ठीक। लॉटरी टिकट के लिए पैसा ले जाना चाहते हैं, अलाउड नहीं है सर। कल्चरल टूर, एचआरडी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यूथ अफेयर्स। ठीक। फिल्म स्टार दिवाली के ओकेजन में बाहर परफॉर्म करना चाहता है, उसके लिए 20,000 यूएसडी चाहिए, अगेन एचआरडी मिनिस्ट्री। सर्जरी आप कराना चाहते हैं यूके में, किस लिमिट तक पैसा निकाल सकते हैं? 2.5 लाख यूएसडी, 2,50,000 यूएसडी, और जो एस्टीमेट हॉस्पिटल ने दिया हुआ, अगर हायर अमाउंट दिया तो एस्टीमेट वहां से ले सकते हो, विच एवर इज हायर, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपॉन्डर के लिए सीजी की अप्रूवल लगेगी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। कॉलबैक सर्विस प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है। सुरेश इंडिया में रहता है, इंडिया छोड़ के गया 15 जुलाई को हायर स्टडीज के लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा सर? पीआरओआई। हायर स्टडीज के लिए इंडिया जाएगा ना, तो मास्टर सर्कुलर ऑफ आरबीआई 45/2003, जिस दिन इंडिया छोड़ेगा अगले दिन से पीआरओआई है हायर स्टडीज के लिए। सुरेश ट्यूशन फीस के लिए इतना पैसा चाहता है, सर आराम से निकाल लो, 2.5 लाख यूएसडी तक दिक्कत ही नहीं है। आप तो 25 और 30 इतना ही तो पैसा मांग रहे हो। ठीक। लॉटरी टिकट आपने जीती है, पैसा रेमिट करना चाहते हैं लॉटरी विनिंग का, कर पाएंगे क्या? नो। जेड अनवेल है, किडनी ट्रांसप्लांट यूएसए में करवा रहा है, आपसे पूछ रहा है फॉर्मेलिटीज क्या है? सर 2.5 लाख यूएसडी तक कोई दिक्कत नहीं है, या हायर अगर अमाउंट एस्टिमेट दिया हॉस्पिटल ने, कोई दिक्कत नहीं है। रोहन इंडियन रेसिडेंट है, फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहता है, किस पर्पस के लिए? पढ़ना चाहता है बाहर, 2.5 लाख यूएसडी, या अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच एवर इज हायर, कोई दिक्कत नहीं, 1,20,000 में। गिफ्ट रेमिटेंस, कोई दिक्कत नहीं, गिफ्ट तो आप दीजिए, पीआरआई टू पीआरओआई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा ना सर। ये हो गया भाई कंप्लीट। तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के स्टडी मैट की मैंने एक ही सेशन में करवा दी। ठीक है, तो बढ़िया है, जम के मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।